हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। और ये जो है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसका सेकंड पार्ट टू वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है सप्लाई चेन का बेसिक्स और जो मेन पार्ट था फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। आज की वीडियो में हम पार्ट टू में बाकी सारे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, अगर आपको वो जानना है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं जो बेसिकली मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ या फिर हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे मैंने लिखे हुए हैं। तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करूँ। तो हम क्योंकि अलग अलग पार्ट में करेंगे तो एक एक टॉपिक जो है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट टू है जिसमें हम बेसिकली सोर्सिंग, नेटवर्क डिसीजन एंड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टॉपिक है वो हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं अगर आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज कर दो, इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद द सप्लाई चेन टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है सप्लाई चेन के अंदर दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। हम सेक्शन ए, हम मैंने इस पूरे जो वीडियो को सेक्शन ए बी सी ऐसे में बांट रखा है, तो आप एक एक करके बेसिकली कवर कर सकते हो। अगर कोई भी मुसीबत आए, कोई डाउट आए दोस्तों, प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ लेना है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं वो डाउट का आंसर आपको कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। अब मेन बात आती है कि सप्लाई चेन परफॉर्मेंस होता क्या है। सबसे पहले मैं एक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। यस, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस दोस्तों क्या होता है कि ये एक ऐसा परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक असेसमेंट है। कौन सा असेसमेंट? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कुछ न्यूमेरिकल, कुछ हमारा नंबर से खेल हमारे करने वाले हैं, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है हमारे पास कुछ अदर देन जो क्वांटिटी है या अदर देन जो न्यूमेरिकल्स है, हम उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने सप्लाई चेन के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सप्लाई चेन है वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमली इस्तेमाल करके, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके हमारा सप्लाई चेन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना रहा है। तो मैं अगर फिर से आपको बताऊं तो क्या होता है, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस इज बेसिकली सम बेसिकली क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे हमारा सप्लाई चेन का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। दैट इज कॉल्ड हमारा यहाँ पे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, और ये पूरा जो चीज है वो हमने कवर कर लिया। अब दोस्तों ये जो परफॉर्मेंस है वो किस बेसिस पर डिपेंड करता है। बेसिकली छह हमारे ड्राइवर्स हैं, छह पिलर्स हैं, छह ड्राइवर्स आप जो बोलना चाहो, जो कि हमारे सप्लाई चेन के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं। वो क्या होता है? सबसे पहला आता है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज दोस्तों फिजिकल लोकेशंस होते हैं जहां पे हमारा जो सामान है, हमारा माल जो है वो स्टोर किया जाता है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, वेयर हाउसेज हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया। इन सब जगहों में हम क्या करते हैं, अपने सामान को स्टोर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटी। और अगर हमारा दोस्तों फैसिलिटी बहुत ज्यादा है तो हम बहुत ही कम टाइम में जो भी हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो हम कवर कर पाएंगे, राइट। तो और अगर हमारा कम, बेसिकली हमारा कम फैसिलिटीज है तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट हम कस्टमर की डिमांड को बहुत जल्दी जो है रैपिडली फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब इसमें फैसिलिटीज अगर हमारे पास ज्यादा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के साथ। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? हाउ हाउ क्विकली वी आर सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ द कस्टमर, राइट। अब आता है हमारा सेकंड जो हमारा ड्राइवर है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री दोस्तों वो रॉ मटेरियल होता है या वो बेसिकली फिनिश्ड गुड जो है जहां पे रखा जाता है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। जो फिनिश्ड गुड मतलब पूरा माल बन चुका है, पूरा असेंबल्ड माल जिस जगह रखा जाता है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अगर हमारे पास दोस्तों ज्यादा इन्वेंट्री है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा और हम रेस्पॉन्सिवनेस को यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। बट क्योंकि ज्यादा इन्वेंटरी होगा तो हमारा कॉस्ट भी ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि एफिशिएंसी ज्यादा हमारा कम हो सकता है अगर हमारी ज्यादा इन्वेंटरी है तो, बट रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगा। थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली, आपको नाम से पता चल रहा है कि हमारा जो सामान है वो एक प्लेस से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाने वाला काम होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों हमारे पास अगर बेसिकली हमारे पास अगर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे हैं, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमारा रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगा। बट फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास बेसिकली एफिशिएंसी
घट सकता है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगा। अभी दोस्तों एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, मैं वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम अपने कॉस्ट को जितना मिनिमाइज कर सकें और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। कॉस्ट को मिनिमाइज करके अगर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को, तो हमारा एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगा। और हाउ क्विकली वी आर बेसिकली, हाउ क्विकली मैं अपने कस्टमर की नीड्स को, बेसिकली कस्टमर के डिमांड को फुलफिल कर रहा हूँ, उसको हम रेस्पॉन्सिवनेस बोलेंगे। अगर मैं बहुत जल्दी फुलफिल कर रहा हूँ तो रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगा। अगर मैं बहुत डिले कर रहा हूँ कस्टमर की नीड को फुलफिल करने में तो हमारा रेस्पॉन्सिवनेस कम होगा। चौथा हमारा जो ड्राइवर है दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या है? लॉग्स जितने भी होते हैं, डेटा अबाउट द ऑर्डर्स, इन्वेंट्री स्टेटस क्या है, शिपमेंट बेसिकली ऑर्डर कहाँ पे है, शिपमेंट डिटेल्स आते हैं। आपने ऑर्डर किया होगा अमेजोन से तो आपने देखा होगा योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड या योर ऑर्डर हैज बीन आउट ऑफ डिलीवरी। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन में कैटेगरी में आती है, जिससे हमें एफिशिएंसी बढ़ाने में या डिमांड फोरकास्टिंग करने में बहुत ही ज्यादा हमारा फायदेमंद होता है। फिफ्थ पॉइंट इज सोर्सिंग। सोर्सिंग दोस्तों क्या होता है हमारे पास? सोर्सिंग इज बेसिकली हमारा, बेसिकली क्या होता है सोर्सिंग की, हमारा कुछ बिजनेस, कुछ कंपनीज को हम क्या करते हैं, हायर करते हैं पर्टिकुलर कुछ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे मान लो कि हमें अगर कुछ हम खुद नहीं बनाना चाहते है ना, अपना सामान खुद नहीं बनाना चाहते, तो कुछ कुछ काम जो है हम कुछ बाहरी कंपनी से करवा देते हैं, जिससे हमारा टाइम और मनी सेव हो। तो उस केस में हमें सोर्सिंग बोल देते हैं। तो इसमें रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबल सप्लायर्स हमें मिलता है, तो क्विक वॉल्यूम चेंजेस हमारे पास हो सकते हैं। फिर आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग बेसिकली वही होता है कि अगर मान लो आपने अमेजोन गए, अमेजोन में आपने एक फोन, आईफोन, जो कि आप खरीद तो पाओगे नहीं अभी, बट फिर भी आईफोन अगर आपने देखा और आपको दिखा कि ये 1 लाख का है, तो ये 1 लाख जो है ये क्या हो गया, इसका प्राइस हो गया। तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बेसिकली प्राइसिंग। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स है जिसपे, या हमारे ड्राइवर्स है जो जिसपे हमारा जो सप्लाई चेन का परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। अब की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ये दोस्तों क्या होता है? की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो होता है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे हम केपीआई भी बोलते हैं, ये जो है हमारा इस्तेमाल होता है हमारे सप्लाई चेन के हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें हमारा दो चीजें आती है, एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है रेस्पॉन्सिवनेस। मैंने आपको बता दिया। एफिशिएंसी हमेशा कॉस्ट फोकस होता है, बेसिकली कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रोडक्शन को बढ़ा देना। तो टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बेसिकली प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड फैसिलिटी कॉस्ट। इस सारे का जो टोटल कॉस्ट निकलता है वो टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट होता है। फिर कॉक्स हम निकालते हैं। कॉक्स क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन, बेसिकली उसको हम कॉक्स बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्म्स, कॉक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। तो कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया पर यूनिट शिफ्ट, ये सारी चीजें एफिशिएंसी में आ जाती है। देन आता है हमारा रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस दोस्तों हमारा कस्टमर फोकस्ड होता है। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कितनी जल्दी मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, उसकी डिमांड को फुलफिल कर पा रहा हूँ। तो उसमें हम सर्विस लेवल, साइकिल सर्विस लेवल निकालते हैं, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ स्टॉक आउट ड्यूरिंग अ ऑर्डर साइकिल, है ना। एक ऑर्डर साइकिल में हम स्टॉक आउट नहीं हो जाएंगे, हम कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर देंगे, जितना हमारा माल है उसी को हम सर्विस लेवल बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये वही चीज है कि हमारे पास अगर 95 CSL है, इसका मतलब 5% ऐसा चांस है कि हमारा माल खत्म हो जाएगा और हम कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। फिर सिमिलरली फिल रेट भी होता है कि कितना डिमांड हम इमीडिएटली बेसिकली कस्टमर का फुलफिल कर पा रहे हैं। देन ऑन टाइम डिलीवरी और लीड टाइम होता है। लीड टाइम क्या होता है कि मैंने मान लो कि अमेजोन में एक चीज का ऑर्डर दे दिया, अब उस ऑर्डर से मान लो कि मैंने 10 बजे ऑर्डर दिया है और मेरे को जो है डिलीवर हुआ कितने बजे, 11 बजे। तो ये जो 1 घंटा है ना, दिस इज कॉल्ड लीड टाइम, कि ऑर्डर देने के बाद डिलीवर होने तक का जो समय है उसको हम लीड टाइम बोलते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैंने आपको बता दिया, ये 4 एस्पेक्ट होते हैं। ये बेसिकली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डाल रखा है, आप इसको रिफर कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, क्योंकि ये आएगा नहीं कभी भी, ठीक है। और यहाँ पे जिसको भी डाउट होगा कि रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है। देन आता है दोस्तों हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ परफॉर्मेंस विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, इनोवेशन एंड कस्टमर इंटीमेसी। ये बेसिकली हमारा किस तरीके से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहा है, अलाइन हो रहा है, उसके साथ से एफिशिएंसी और रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा रहा है। वो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो। हमारा मेन टॉपिक जो है, फिर हम सेक्शन बी में आ चुके हैं। सेक्शन ए में हमने पढ़ा परफॉर्मेंस ऑफ अ सप्लाई चेन, जो कि हमारा मेन टॉपिक था, परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। ये हमने सेक्शन ए में पढ़ा है, बेसिकली कवर किया है। अब हम सेक्शन बी में सप्लाई चेन के स्ट्रैटेजीज को जो है पढ़ने वाले हैं। क्या होता है सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी? सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी दोस्तों एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, पहली बात तो।
जिसमें हम मैनेज करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। अब बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है, मैंने यहाँ पे आपको डिजिटल प्रॉपर नोट्स यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। मैं आपको इसको जो है अपने हैंड रिटन नोट से समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दोस्तों हमारा क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये हमारा बन के तैयार हो गया, ये प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ उस टाइम से लेकर जब प्रोडक्ट डिसअपीयर हो गया, मतलब उसकी डिमांड खत्म हो गई, वो पूरा जो जर्नी है, मतलब हमारा जो पूरा जिंदगी है, किसका जिंदगी, जिंदगी ऑफ अ प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये हमारा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। क्या होता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो इंट्रोडक्शन वाले स्टेज में वो चले जाएगा। इंट्रोडक्शन में बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी डिमांड जो है वो अनसर्टेन होती है, ठीक है। और सेल्स जो है लगभग लो रहता है, हमें मार्केटिंग वगैरह करना पड़ता है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, और डिमांड होगी कि नहीं वो हमें पता नहीं होता। तो इसलिए हम रेस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे बेसिकली रेस्पॉन्सिवनेस के साथ खेलते हैं कि जितनी जल्दी हम, डिमांड अगर अचानक से आ गया तो उसके लिए हम रेडी रहें। हम यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं। अब डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हमें प्रिडिक्ट करना कि कितना डिमांड इस प्रोडक्ट में आ सकता है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं अपने रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग वगैरह करते हैं जिससे हमारा सेल्स बढ़ पाए। फिर ग्रोथ स्टेज में दोस्तों हमारा क्या होता है, सेल्स बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाता है, और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें दोस्तों हमारा रेस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को हमें मेंटेन करके चलना चाहिए, जिससे एफिशिएंसी मतलब रिड्यूस द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ये हमें करना है। और रेस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन करना है किस तरीके से, जितनी जल्दी हम कस्टमर की डिमांड को मीट कर पाए। तो यहाँ पे सेल, डिमांड और कॉस्ट दोनों ज्यादा होता है ग्रोथ स्टेज में। फिर आता है मेच्योरिटी स्टेज, जब धीरे धीरे करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो बूढ़ा हो जाता है, मतलब धीरे धीरे उसका टाइम बेसिकली बहुत दिन तक वो रहता है, उसमें मेच्योरिटी स्टेज में हमारा एफिशिएंसी बेसिकली हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। डिमांड क्योंकि उसकी कम हो जाती है तो रेस्पॉन्सिवनेस पे उतना ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा, हमें एफिशिएंसी पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रोडक्शन को। एंड लास्टली अगर मान लो कि वो प्रोडक्ट चलता गया, जैसे टूथपेस्ट वगैरह होता है तो उसकी डिमांड ऐसी ही रहती है और चलता रहता है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन हो जाता है, वो प्रोडक्ट एक्सटेंशन वाले स्टेज में चले जाता है। और मान लो कि डिमांड खत्म ही हो गई तो बिल्कुल डिक्लाइन वाले स्टेज में चले जाएगा, डिमांड स्टेबल हो जाएगा, सेल्स जो है बिल्कुल हमारे पास कम होने लगेंगी, कॉस्ट और डिमांड यहाँ पे कम होने लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, व्यूज ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है। व्यूज ऑफ सप्लाई चेन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास चार टाइप के व्यूज होते हैं। एक होता है मिनिमाइज लोकल कॉस्ट, एक होता है मिनिमाइज फंक्शनल कॉस्ट, एक होता है मैक्सिमाइज कंपनी प्रॉफिट, और एक होता है मैक्सिमाइज सप्लाई चेन सरप्लस। अभी सप्लाई चेन सरप्लस क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है, मैंने आपको बता रखा है, तो अगर आपने नहीं जानते तो आप एक बार पढ़ लेना है इसको पिछली वीडियो में। तो बेसिकली अगर लोकल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इसका मतलब हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल स्टेज में हमें पता है सप्लाई चेन किस तरीके से होता है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर तक जाता है हमारा माल, ठीक है। तो हर एक स्टेज में हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे अगर मैं सप्लायर वाला स्टेज पकड़ लूं तो इसमें जो कॉस्ट लग रहा है उसको मिनिमाइज करें, मैन्युफैक्चरर वाला जो स्टेज है उसमें कॉस्ट रिड्यूस करें, हर एक इंडिविजुअल स्टेज में हम अपना क्या करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। फिर फंक्शनल कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो स्टेज है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या कॉस्ट बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस डिपार्टमेंटल कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो फंक्शनल कॉस्ट कम होगा। मैक्सिमाइजिंग द कंपनी प्रॉफिट, बेसिकली हर एक हमारे स्टेज में प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। और ये पूरा जो है, ये पूरा जो हमारा सप्लाई चेन का यहाँ पे पूरा इकट्ठा जो स्टेजेस है उसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, जिसे हम लोग मैक्सिमाइज ऑफ सप्लाई चेन सरप्लस बोलते हैं। तो ये चार हमारे व्यूज हैं सप्लाई चेन के। अब आता है सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी दोस्तों दो टाइप की होती है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, मैं वापस से यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्या होता है सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी में, एक होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, एक होता है सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होता है कि मान लो मेरे पास अमेजोन है और मान लो मेरे पास फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अब ये दोनों जो है सेम टाइप का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अमेजोन ऐसा क्या करे जिससे वो फ्लिपकार्ट के साथ compete कर पाए और उसका भी माल बिके, इसी को हम क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट अपना सामान जो है अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए कॉस्ट जो है वो कम कर देता है, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर को बीट करता है। अमेजोन जो है वो क्या करता है, रेस्पॉन्सिवनेस के साथ खेलता है, मतलब फास्टर डिलीवरी वाला रखता है, जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटर से बीट करने में हेल्प कर सकता है। अब आता है सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन जब सामान का हो रहा है, वहां से लेकर कंज्यूमर तक जो वो सामान पहुंच रहा है वो किस तरीके से पहुंचेगा,
ऑपरेशंस, मार्केटिंग, किस तरीके से वो पहुंचेगा, उसी को हम सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और ये दो टाइप का होता है। अगर हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हम एफिशिएंट सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। अगर हमारा माल जो है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है वो स्टेबल है, और डिमांड जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना डिमांड आएगा। तो जैसे एग्जांपल टूथपेस्ट या सोप, इनका डिमांड हमेशा एक स्टेबल रहता है, इतना हमें पता है इतना ही डिमांड आएगा, अचानक से बढ़ नहीं जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, तो हमारा एफिशिएंसी वाला सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी फॉलो हम करेंगे। और रेस्पॉन्सिवनेस कब फॉलो करेंगे, रेस्पॉन्सिवनेस सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी हमारे पास जब हमारा डिमांड जो है दोस्तों वो अनस्टेबल हो और अनप्रेडिक्टेबल हो, तो हम अपना डिमांड जो है बेसिकली हम रेस्पॉन्सिवनेस सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे क्विक रेस्पॉन्स देने के लिए। अब इन दोनों को, अब स्ट्रैटेजिक अचीविंग द स्ट्रैटेजिक फिट, ये क्या होता है, ये एक ऐसा मसला होता है, ये ऐसा एक तरीका होता है जिसमें हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी को मैच करवा दे, है ना। जब हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी एक दूसरे से मैच करेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजिक फिट आ चुका है। तो ये देख सकते हो कि ये जोन ऑफ स्ट्रैटेजिक फिट है जिसमें हमारा अनसर्टेन डिमांड होगा, तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे एफिशिएंसी। अभी जो बीच वाला एरिया है जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, दोनों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी और सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी मैच करते हैं, तो ये हमारा पूरा जो लाइन है दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट। ठीक है। अब आता है यहाँ पे 5 कैटेगरीज ऑफ स्कोप। ये जो है दोस्तों कुछ कुछ लेवल्स है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर कर रखा है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक फिट से लेना देना रखता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में भी इसको जो है डाल दिया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। हालांकि इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है अपनी पिछली वीडियो में, राइट। अब दोस्तों आता है हमारे पास अप्रोच ऑफ शेयरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। ये मतलब क्या होता है इसका, सबसे पहली बात तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या होता है। रिस्क शेयरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम रिस्क को शेयर करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। अब इसके बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, ठीक है, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट। बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हमारा जो सप्लायर है, हमारा सप्लायर जो है वो अनसोल्ड इन्वेंट्री को वापस से बाय कर लेगा आगे के स्टेज से प्री डिटरमाइंड प्राइस से। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको वो एग्जांपल बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि सप्लायर ने कुछ रॉ मटेरियल 20 किलो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने वो चीज को बेचा, ठीक है। बेचने के बाद क्या हुआ कि हमारा 10 केजी उसका माल बच गया, किसका, मैन्युफैक्चरर का। तो मैन्युफैक्चरर का 10 केजी बच गया तो इसका क्या हुआ, लॉस होगा। बट लॉस ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, रिस्क शेयरिंग करते हैं। तो वो क्या करेगा मैन्युफैक्चरर, वो हमारा सप्लायर को उसी जो 10 केजी बच गया है वो लौटा देगा एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है। तो बायबैक करेगा, बायबैक करेगा तो हमारे पास 10 केजी प्री डिटरमाइंड में हमारा सोल्ड कर देगा सीधी, मतलब जो सप्लायर है टेक्स द 10 केजी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। इससे क्या हुआ, रिस्क शेयर हो गया। फिर आता है रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग क्या होता है, सप्लायर जो है, सप्लायर जैसे मान लो कि सप्लायर है, इस सप्लायर जो है 20 केजी जो सामान दे रहा है ना, मान लो कि वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर को जो सामान है 20 केजी वो लोअर प्राइस में देगा, ठीक है, लोअर होलसेल प्राइस में वो दे देगा। तो अब इससे क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर इसको आगे बेचेगा, अब इसमें मान लो इसने 100 रुपए कमाए, तो इस 100 रुपए का सम परसेंटेज ऑफ जो रेवेन्यू है वो सप्लायर को वापस दिया जाएगा बाद में। तो इससे क्या हुआ, रेवेन्यू शेयरिंग हो गया। पहले तो उसने नहीं दिया, तो बाद में उसने जब उसका जो शेयर होगा वो थोड़ा उससे ले लेगा। फिर आता है क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, रिटेलर जो है वो कमिट करता है, बेसिकली रिटेलर जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बता देगा कि मेरे को भाई इतना रेंज का प्रोडक्ट चाहिए, इससे ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है या हायर लेवल्स जो है वो पता चल जाएगा कि मेरे को इतना सामान बना के रखना है। तो इससे क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ गई। बेनिफिट्स क्या क्या है रिस्क कहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया टोटल सप्लाई चेन प्रॉफिट बढ़ेगा, सरप्लस कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, सप्लाई चेन जो स्टेजेस है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा, बुलविप इफेक्ट जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बुलविप इफेक्ट क्या होता है वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको देख सकते हो। देन दोस्तों आता है हमारा रोल ऑफ थर्ड पार्टी इन इंक्रीजिंग द सरप्लस। अब थर्ड पार्टी क्या होता है, दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे होती है। क्या होता है, एक होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जिसे हम लोग 3PL बोलते हैं। ये बेसिकली दोस्तों कुछ नहीं होता, ये एक कंपनी होती है सबसे पहली बात तो, जो कि लॉजिस्टिक्स वगैरह का जो काम होता है वो हैंडल करती है दूसरे दूसरे अलग अलग बिजनेसेस के लिए। कैसे, जैसे मान लो दोस्तों मेरे को, मैं फॉर एग्जाम्पल क्या बनाता हूँ, आटा बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आटे की बिजनेस करता हूँ, तो मैंने आटा बना दिया। अब आटा का जो पैकेट है वो मैंने बहुत सारे बना दिए, मान लो 100 पैकेट बना दिया। अब मेरे पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जिससे मैं इस आटे को जो है बेच सकूं अलग अलग जगह में। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक थर्ड पार्टी एक कंपनी को हायर करूंगा जो कि मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कर लेगा।
उसी चीज को बेसिकली क्या, मैं इसको कुछ नॉमिनल पैसे दूंगा और ये जो है पूरा सामान जो है वो आगे बेच देगा। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ये हुआ कि हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो गया। अब अपने से करता ये, इससे अच्छा मैंने किसी को दे दिया तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया। तो ये क्या करता है, थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब गुड्स को मूव करता है, और वेयर हाउसिंग करता है, मतलब गुड्स को स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह ये यूज करते हैं, जो भी थर्ड पार्टी कंपनी है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, करते हैं, जिससे वो जो है अपना एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बिजनेस जो है वो अपना खुद का वेयर हाउस नहीं बनाएंगे स्टोर करने के लिए, वो किसी को दे देंगे, वो अपना करे जो करना है, सामान बिक जाएगा, हमारा काम खत्म। फिर आता है 4PL। 4PL दोस्तों क्या होता है, ये सारे बहुत सारे जो 3PL कंपनीज है ना उसका राजा होता है। मान के चलो कि ये 4PL है, ये बाप है ये वाला 3PL, ये वाला 3PL, ये वाला 3PL। अब ये मार्केट में जा रहा है, 3PL मार्केट में बेचेगा, ये 3PL दूसरे मार्केट में बेचेगा, ये 3PL दूसरे मार्केट को बेचेगा, और इन सारे 3PLs को कोई एक मैनेज अगर कर रहा है ना, वो 4PL ये है। तो इज अ हायर लेवल लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, मैनेज मल्टीपल 3PL कंपनीज एंड कंट्रोल देम इन द एंटायर सप्लाई चेन। तो 3PL क्या है, वो पूरा काम जो है करता है, ट्रांसपोर्ट का काम, स्टोरेज का काम। और 4PL क्या करता है, पूरा मैनेज करता है सारे 3PLs को, सारे 3PLs को यही मैनेज करता है। अब दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सोर्सिंग। हम इसमें दोस्तों क्या करने वाले हैं, हमारे इस वीडियो में हम सोर्सिंग कवर करने वाले हैं। हमें तीन चैप्टर को कवर करना है, एक होता है सोर्सिंग, एक होता है नेटवर्क डिजाइन, और एक होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम सोर्सिंग से शुरू करेंगे, फिर हम नेटवर्क डिजाइन करेंगे, और फिर हम ट्रांसपोर्टेशन करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सोर्सिंग। सोर्सिंग सप्लाई चेन के अंदर क्या होता है। सोर्सिंग दोस्तों बेसिकली एक ऐसा तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम अ, क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंपनी नीड्स टू सर्व अ कस्टमर्स, ठीक है। एक कंपनी को कस्टमर को सर्व करने के लिए, मतलब कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल, या फिर जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए उसको खरीदना और ढूंढने का जो काम है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्सिंग बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहली बात तो जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल होते हैं। हालांकि इसमें भी न्यूमेरिकल्स कुछ ना कुछ हैं, तो हम उसको डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे इसके वीडियो में, आज की वीडियो में। तो अगर आपको ज्यादा थ्योरी लगता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्या होता है कि थ्योरी बेसिकली जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें थ्योरी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो सोर्सिंग क्या होता है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ आपको, और मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ क्या चीजें वर्क करती है। सोर्सिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है जो कि हमारा कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस है वो फॉलो करता है अपने कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए। किस तरीके से, जिससे वो जो है गुड्स और सर्विसेज को ढूंढता है, उनको खरीदता है, जिससे वो अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो एक कोई भी बिजनेस जो गुड्स और सर्विसेज को ढूंढ के खरीदता है अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, सोर्सिंग बोलते हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं दोस्तों हमारे सोर्सिंग की। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब अगर हम बल्क में खरीदेंगे चीजों को या का जो प्रोडक्ट है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। लोअर परचेजिंग रेट, एफिशिएंट बाइंग प्रोसेस जो है वो कॉस्ट को सेव करेगा, है ना। बेटर प्रोडक्ट डिजाइन, अगर हम बहुत सारे सप्लायर के साथ खुद काम करेंगे तो प्रोडक्ट को डिजाइन करना, प्रोडक्ट को बनाना इजियर हो जाएगा। बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हम सप्लायर से डायरेक्ट हैंड टू हैंड कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई चेन स्टेजेस के अंदर। फिर आता है रिस्क शेयरिंग, इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था, तीन बायबैक कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, रिस्क को डिवाइड हो सकता है बिटवीन द कंपनी एंड द सप्लायर, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, जो सोर्सिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हम प्रोडक्ट को खुद बनाएंगे या फिर प्रोडक्ट को बाहर से बेसिकली बना के लाएंगे या बाय कर लेंगे। अगर हम बाहर से बाय करेंगे दोस्तों तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अब आउटसोर्सिंग में हमारे पास यहाँ पे बेस्ट सप्लायर को चुनना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, और हमारा मेन जो बात है वो हम आगे अभी करने वाले हैं। रोल ऑफ सोर्सिंग इन द सप्लाई चेन, क्या क्या होता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है दोस्तों ना, 50 से 70% जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, वो हमारा सोर्सिंग से ही आता है। सोर्सिंग अगर हम करेंगे तो 50 से 70% कॉस्ट जो है वो हमारा सेव हो सकता है। क्वालिटी, क्वालिटी बेसिकली गुड रॉ मटेरियल अगर हमारे पास यूज हम दोस्तों करेंगे तो हमारा गुड प्रोडक्ट हम बना पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर गुड सप्लायर्स हमारे पास होंगे तो हम प्रोडक्शन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छे सप्लायर होंगे, अच्छा इनोवेशन, अच्छा टेक उनके पास होगा, तो हम अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट, अगर हम रिस्क शेयरिंग करेंगे
तो हमारा यहाँ पे फायदा हो सकता है, पैसे बच सकते हैं, कॉस्ट सेव हो सकता है, टोटल सप्लाई चेन सरप्लस हमारा बढ़ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सोर्सिंग के। ऑब्जेक्टिव दोस्तों हमारे पास है टीसीओ, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो आगे पढ़ने वाले हैं उसको लोअर करना, प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ा देना, सप्लाई कंटिन्यूटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करना, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ एक्सेस हो जाना और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना। सोर्सिंग के दोस्तों कुछ स्टेप्स होते हैं, एक एक करके वो स्टेप्स को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप आता है दोस्तों हमारा स्टेप 1, दैट इज कॉल्ड सप्लायर स्काउटिंग एंड असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, मार्केट रिसर्च करते हैं और गुड सप्लायर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हर एक स्टेज में अच्छे अच्छे सप्लायर्स को ढूंढ के निकालना, दैट इज कॉल्ड हमारा सप्लायर स्काउटिंग एंड असेसमेंट। फिर दोस्तों हम सप्लायर सिलेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास मान लो इसमें हमारे पास सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4, ये चार मेरे को सही लगे, मेरे बिजनेस के हिसाब से ये चार सप्लायर मेरे को बहुत अच्छे लगे। बट मैं चारों को तो लूंगा नहीं, मैं किसी एक और दो को लूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जिसको सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करूंगा मैं इन चारों में से कौन सा सप्लायर मेरे लिए सही है, बेस्ट है, उसको मैंने सिलेक्ट किया, उनके कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट किया, एंड देन प्राइस नेगोशिएशन किया, एग्रीमेंट वगैरह किया कि प्राइस कितना लोगे, कितना होगा, प्राइसिंग वगैरह सारा यहाँ पे डिसाइड होता है। थर्ड स्टेप में डिजाइन कोलैबोरेशन, इसमें दोस्तों हम सप्लायर के साथ मिलकर प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं एंड डेवलपमेंट करते हैं। फिर आता है प्रोक्योरमेंट, इसमें हम डिलीवरीज, पेमेंट्स, लॉग्स, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज करते हैं। फिर सोर्सिंग प्लानिंग एंड एनालिसिस, इसमें हम डिमांड फोरकास्टिंग, मेक वर्सेस वाई एनालिसिस वगैरह हम करते हैं। और लास्टली हम लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से हम डिमांड कस्टमर की फुलफिल कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा सकते हैं, डिलीवरी टाइम को बहुत ही कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख रखी है, यू कैन गो थ्रू इट। अब आता है सप्लायर असेसमेंट। मैंने आपको बताया था ना, सप्लायर असेसमेंट हम करते हैं। कैसे पता लगेगा कि मेरे पास 500 सप्लायर्स हैं, उनमें से कितने सप्लायर बहुत अच्छे हैं और मेरे कंपनी के लिए फायदेमंद है। इसी चीज को डिसाइड करना, इसी चीज को इवेल्युएट करना, कंपेयर करना डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फैक्टर्स, नॉट जस्ट प्राइस, है ना, उसी को हम सप्लायर असेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 11 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी सप्लायर को डिसाइड करते हैं, कंपेयर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो क्या क्या है वो सारे फैक्टर। सबसे पहला आता है रिप्लेनिशमेंट, लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया 11 बजे और मेरे को डिलीवर हुआ 12 बजे, तो ये जो 1 घंटा है, दिस इज कॉल्ड हमारा लीड टाइम, टाइम टेकन फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी। तो कोई भी सप्लायर है उसका लीड टाइम कितना है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कितना ऑफन जो है सप्लायर जो है वो डिलीवर करता है सही टाइम में, सही टाइम में ऑन टाइम कितना, कितनी बारी कोई सप्लायर जो है वो डिलीवर कर रहा है। सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी, अगर अर्जेंट ऑर्डर मैं किसी सप्लायर को देता हूँ, क्या वो हैंडल कर पाएगा, क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है, उसको हम सप्लाई फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। डिमांड डिलीवरी फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास हाउ ऑफन वो डिलीवरी दे देते हैं और सही टाइम पे और सही फ्रीक्वेंसी, सही जितना हमने मांगा है वो दे देते हैं। और एमओक्यू, दैट इज बेसिकली मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो है वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कोई भी सप्लायर। फिर आता है सप्लाई क्वालिटी, क्या हमारा सप्लायर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, डिफेक्ट रेट कितना है, प्रोडक्ट की एक्यूरेसी कितनी है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोस्तों क्या है कि कॉस्ट को गुड्स जो है हमारे वो एक जगह से दूसरी जगह सप्लायर टू बायर के पास पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितना हमारा सप्लायर ले रहा है। प्राइसिंग टर्म्स, क्या वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं, क्या डिस्काउंट है, पेमेंट कंडीशंस क्या क्या है, वो सारी चीजें। इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन, क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम का हम यूज करते हैं प्रोडक्ट बेसिकली क्या करने के लिए, जैसे ईडीआई या एपीआई, इन सब का यूज करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन के लिए। डिजाइन कोलैबोरेशन कैपेसिटी, कि हमारे पास सप्लायर के पास वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि वो हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन में हमारा हेल्प कर पाएगा कि नहीं। एक्सचेंज रेट, टैक्सेस या फिर ड्यूटीज, इंटरनेशनल अगर हम सप्लायर चूज कर रहे हैं, क्या वो कि बहुत ज्यादा ड्यूटीज ले रहा है या फिर रेट उसका टैक्सेस कितना ज्यादा है, वो सारी चीजें वो ज्यादा ले रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें डिसाइड करना कॉस्ट फैक्टर का। फिर आता है सप्लायर विजिबिलिटी, इसका मतलब रियल टाइम में हम अपने इन्वेंट्री को, जो भी सप्लायर का इन्वेंट्री है वो हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये फैक्टर्स हैं हमारे किसी भी सप्लायर को असेस करने के लिए या फिर सप्लाई को इवेल्युएट करने के लिए, जिससे हम बेस्ट सप्लायर को चूज कर पाए। अब सप्लायर इवेल्युएशन मेथड बेसिकली कैटेगरिकल मेथड होता है। ये तीन जो 11 फैक्टर्स हैं, अगर ये 11 फैक्टर्स जो है उस पर वो बहुत खड़ा उतरता है तो हम उसको गुड बोलेंगे। अगर दो तीन में वो बेसिकली फेल हो जाता है तो सेटिस्फैक्टरी, अगर बहुतों में फेल होता है तो पुअर कैटेगरी, हम उसको कैटेगराइज करेंगे अपने सप्लायर को। फिर वेटेड पॉइंट मेथड, इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी क्राइटेरिया है हमारे बिजनेस के लिए, कि हमारा क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट, डिलीवरी, फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये कुछ कुछ हमारे
यहाँ पे पॉइंट्स है या ये सब कैटेगरीज है, क्राइटेरिया है जो कि हमें चाहिए सप्लायर से, तो उसको हम कुछ वेट असाइन करेंगे। जैसे मेरे को क्वालिटी बहुत ज्यादा चाहिए तो 30% इसका वेट है, ऐसे ही करके हम वेट असाइन करेंगे। और सप्लाई ए का जो रेटिंग है जो हमने दिया है 1 to 5 में, ये है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, वेटेड पॉइंट मेथड में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा ये आ जाता है। और जो भी ये वेटेड स्कोर होगा फाइनल, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिसाइड करते हैं कि हमारा सप्लायर जो है वो सही है या नहीं है। देन कॉस्ट रेशियो मेथड, इसमें दोस्तों क्या होता है, हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालते हैं, जिसमें हिडन कॉस्ट, जितना भी हिडन कॉस्ट होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करके एक टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अगर वो ज्यादा होता है तो हम सप्लायर को नहीं लेते, कम होता है तो सप्लायर को चुन लेते हैं। फिर आता है हमारा दोस्तों डिजाइन कोलैबोरेशन। ये क्या होता है, हम दोस्तों सप्लायर के साथ काम करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डिजाइन, नॉट आफ्टर द प्रोडक्शन स्टार्ट। मतलब बेसिकली हमारा कोई बिजनेस है B1, जो कि सप्लायर 1 के साथ हैंड इन हैंड कॉन्टैक्ट कर रहा है जब प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हम बातचीत करेंगे, बट जब डिजाइन डिजाइन जो है वो बन गया और डिसाइड हो गया, प्रोडक्शन जो है वो चालू हो गया, तब हम उनसे कोई भी बेसिकली वर्क नहीं करेंगे उनके साथ, वो सिर्फ प्रोडक्शन करके हमें बेचेंगे। तो इसमें दोस्तों हमारे पास अर्ली सप्लायर इन्वॉल्वमेंट होता है। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं, इंजीनियर्स जो है डिजाइन इंजीनियर सप्लायर एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास वैल्यू इंजीनियरिंग, रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी। हम यहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्वालिटी को ना रिड्यूस करते हुए। और जॉइंट डेवलपमेंट, जिससे कोऑर्डिनेशन बढ़ सके और शेयर रिस्क शेयरिंग हमारे पास यहाँ पे हो पाए। अब डिजाइन कोलैबोरेशन का क्या क्या फायदा है, लो कॉस्ट, फास्टर प्रोडक्ट लॉन्च, बेटर क्वालिटी, एक्सेस टू न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज। देन आता है दोस्तों सोर्सिंग प्लानिंग एंड एनालिसिस। इसमें दोस्तों हमारे पास क्या होता है, हम डिमांड फोर सोर्सिंग का प्लानिंग करना, इसका मतलब हम डिमांड फोरकास्टिंग दोस्तों यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला क्या होता है डिमांड फोरकास्टिंग, मैंने आपको बताया था कि हमारे फ्यूचर डिमांड को हम प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि अभी कैसा चल रहा है हमारे प्रोडक्ट का जो रेशियो। हम फ्यूचर के ट्रेंड को, फ्यूचर को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या फिर कुछ कुछ पास्ट डेटा को यूज करके, सेल्स कोलैबोरेशन को यूज करके, स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर के ट्रेंड को या फ्यूचर के डिमांड को प्रिडिक्ट करते हैं। और ये जो है हमें हेल्प करता है हमारे बेटर प्लानिंग और कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, रिस्क शेयरिंग के लिए, रिस्क शेयरिंग दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। देन दोस्तों आता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एनालिसिस। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, टीसीओ कैलकुलेट करते हैं। टीसीओ जो है वो बेसिकली क्या होता है, पूरा सारे कॉस्ट को बेसिकली कैलकुलेट करना, नॉट जस्ट द परचेजिंग प्राइस। मैंने किसी सामान को परचेज किया मान लो ₹100 में, बट उस 100 के साथ बहुत सारी चीजें, ये हो गया हमारा परचेज प्राइस, बट इसमें इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ड्यूटी एंड टैरिफ्स है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट है, इंटरनल हैंडलिंग कॉस्ट है, वारंटी और रिपेयर कॉस्ट है, एंड लाइफ डिस्पोजल कॉस्ट, ये सारे जो है मिला के जो कॉस्ट हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ये हम कैलकुलेट करते हैं। और ये हेल्प करता है दोस्तों हमारा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। अब टीसीओ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों परचेज प्राइस प्राइस पे डिपेंड नहीं करता है ना। हमारा जो सोर्सिंग है वो परचेज प्राइस पर डिपेंड नहीं करता। कैसे, मेरे पास एक सप्लायर है जो कि चाइना में है, और एक सप्लायर भी है जो कि मेक्सिको से है। अब दोस्तों परचेज प्राइस जो है इसका ₹10 है और डॉलर है मान लो, और ये जो है 10.5 है, और बाकी सारी यहाँ पे दे रखे हैं। देखो, अगर मैं इसको टोटल टीसीओ कैलकुलेट करूंगा तो इन सबका एडिशन करके मेरे को 10.96 आ रहा है। बट अगर मैं सप्लायर बी का देखूं, सप्लायर बी का तो परचेज प्राइस तो बहुत ज्यादा था, बट टोटल कॉस्ट जो है वो 10.65 आ रहा है, जो कि कम है। तो हम सप्लायर बी को चुनेंगे। तो इसका मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन दी परचेज प्राइस, बट इट डिपेंड ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टीसीओ कितना पूरा टोटल कॉस्ट है, जिससे हम पूरा जो है एनालिसिस अच्छी तरीके से कर पाए। देन दोस्तों डिजाइन फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। डिजाइन क्या क्या, कॉस्ट पे, कैपेसिटी, एक्सपर्टीज, क्वालिटी कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। और अगर हमें मेक करना या बाय, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, या तो आप उसको बना सकते हो खुद इन हाउस, या तो आप उसको बाय कर सकते हो, इसका मतलब आउटसोर्स, ठीक है। अब हमें चूज करना है कि हमें इसको इन हाउस बनाना है या फिर आउटसोर्स करना है। इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। अगर हम खुद बनाएंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, अगर बनाएंगे बाहर से बाय करेंगे तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा। कैपेसिटी, हमारा इंटरनल कैपेसिटी अगर अवेलेबल है तो हम मेक करेंगे, मतलब खुद बनाएंगे। अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो हम बाय करेंगे। अगर दोस्तों कॉम्पिटेंसी बेसिकली नहीं है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है, तो हम मेक नहीं करेंगे। अगर हमारे पास एक्सपर्टीज है तो हम खुद बनाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल, इसका मतलब दोस्तों हमारे पास बहुत क्रिटिकल या फिर स्ट्रिक्ट क्वालिटी रेस्ट्रिक्शंस है, रिक्वायरमेंट्स है, तो हम खुद बनाएंगे। अगर स्टैंडर्ड कमोडिटी है, ज्यादा उसमें क्वालिटी का कुछ नहीं है, तो फिर हम बाय करेंगे। अगर दोस्तों हमारा कोई इन्वेंशन है जो कि बेसिकली बहुत ही ज्यादा
आप खुद ही बनाया है और आप नहीं चाहते कि आप कोई किसी को देना चाहते हो, आप पेटेंटेड मटेरियल है या पेटेंटेड माल है आपका, तो आप क्या करोगे, खुद बनाओगे प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। और अगर आप बेसिकली जनरल टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल चल रहा है, सब कुछ मतलब ओपन सोर्स है, तो आप क्या करोगे, बाय कर दोगे। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको टाइट कंट्रोल चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर, तो आप क्या करोगे, बनाओगे खुद ही। और अगर आपको बेसिकली स्केल करना है, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। अब इसमें बेसिकली इन डिफरेंस पॉइंट फॉर्मूला आता है। ये क्या होता है इन डिफरेंस पॉइंट फॉर्मूला? ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होता है, हमें डिसाइड करना होता है कि जब हमारा मेक जो है इज इक्वल टू बाय हो जाए, है ना, जब हमारा मेक करे या बाय करे वो हमारा सेम हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन डिफरेंस पॉइंट फॉर्मूला। ये किस तरीके से होता है दोस्तों, अगर मैं आपको वो बताऊं, देखो ये होता है हमारा क्यू, दैट इज क्वांटिटी, हम यहाँ पे निकालते हैं। देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो मेक है और वेरिएबल कॉस्ट मेक करने के लिए इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय वेरिएबल कॉस्ट बाय इनटू क्वांटिटी। अब अगर मैं इसको सिर्फ क्वांटिटी को निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट मेक माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बाय अपॉन में वेरिएबल कॉस्ट बाय माइनस वेरिएबल कॉस्ट मेक, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट मेक करने का इतना और बाय करने का इतना। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, मेक करने का इतना और बाय करने का इतना, तो मैं क्या करूंगा, क्यू को कैलकुलेट करूंगा, सेम फॉर्मूला में डाला, मेरे पास क्यू आ गया 50,000 यूनिट। अब एनुअल डिमांड आपको दिया होगा, अगर एनुअल डिमांड दोस्तों जो भी है दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर वो क्यू से ज्यादा है जो हमने निकाला है, तो हम मेक करेंगे, अगर क्यू से छोटा है तो हम बाय करेंगे, सिंपल बात हो गया। तो इन डिफरेंस पॉइंट फॉर्मूला से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सप्लायर कैपेसिटी प्लानिंग, इसमें क्या होता है, हम इंश्योर करते हैं दोस्तों सप्लायर कैपेसिटी प्लानिंग में कि हम अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब जो सप्लायर है वो कस्टमर के डिमांड में या बायर का डिमांड फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, फोरकास्ट शेयर करते हैं, सप्लायर की कैपेसिटी को चेक करते हैं और बैकअप सप्लायर्स को रखते हैं। देन आता है दोस्तों मार्केट सोर्सिंग डिसीजंस इन प्रैक्टिस। ये क्या होता है दोस्तों, दिस इज बेसिकली हमारा लोकल वर्सेस ग्लोबल शेयरिंग। अगर दोस्तों आप सोर्सिंग कर रहे हो और वो लोकल सोर्सिंग है, मतलब बेसिकली आप इन कंट्री सोर्सिंग कर रहे हो, तो लेबर कॉस्ट ज्यादा होगा। अगर आप ग्लोबल सोर्सिंग कर रहे हो, मतलब ऑफ शोरिंग, बेसिकली हम सोर्सिंग कर रहे हैं, अपने सप्लायर को चुन रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, नॉट इन आवर सेम कंट्री, तो हमारा लेबर कॉस्ट लोअर होगा, ट्रांसपोर्टेशन लोअर और ग्लोबल में हायर। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, गो थ्रू आप कर सकते हो। और मल्टीपल और सिंगल सोर्सिंग अगर आप रखोगे, एक ही सोर्सिंग मतलब एक ही सप्लायर रहेगा एक आइटम के लिए और मल्टीपल सप्लायर्स रहेंगे सेम आइटम के लिए, तो ये हो गया सिंगल वर्सेस मल्टीपल सोर्सिंग। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास आउटसोर्सिंग डिसीजन। आउटसोर्सिंग का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम अपना कुछ कुछ फंक्शंस जो काम होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक या आईटी सर्विस या फिर कॉल सेंटर वाला जो सर्विसेज होता है, ये कुछ कुछ जो फंक्शंस है हमारे कंपनी में, हम उस पर खुद ना इन्वेस्ट करके हम कुछ बाहरी कंपनीज या फिर एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कंपनीज को हायर करते हैं और उनको ये काम करने के लिए दे देते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है। बट इसमें कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है, कंट्रोल थोड़ा लॉस हो सकता है, क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे कंपनी को दे रहे हैं तो वो अपने हिसाब से काम करेगा तो क्वालिटी इश्यूज आ सकता है। हिडन कॉस्ट जो है वो एक्सटर्नल कंपनी ले सकती है, आईपी रिस्क आ सकता है, आइडेंटिटी रिस्क आ सकता है, या फिर डिपेंडेंसी बेसिकली उस कंपनी में हमारे रहेगी। अब रिस्क शेयरिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, कि बायबैक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शेयरिंग मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा यहाँ पे सेकंड चैप्टर। हमने पहला चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिया, दैट इज कॉल्ड सोर्सिंग। पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है इस जगह में। और अब जो है हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अपने सेकंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा नेटवर्क डिजाइन इन सप्लाई चेन, राइट। नेटवर्क डिजाइन इन सप्लाई चेन ये क्या होता है, वो हम एक एक करके अभी देखने वाले हैं, हमारा सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों मेन आता है नेटवर्क डिजाइन होता क्या है। दोस्तों सप्लाई चेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम नेटवर्क डिजाइन बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि हमारे सप्लाई चेन के अंदर कितनी नंबर ऑफ फैसिलिटीज रहेंगी, कौन सा लोकेशन हमारे लिए बेस्ट है, कौन से फैसिलिटी को मतलब ईच फैसिलिटी किस लोकेशन में होना चाहिए, हर एक फैसिलिटी का जो हमारा कैपेसिटी होगा वो कितना होना चाहिए, मार्केट एलोकेशन कितना होना चाहिए, बेसिकली कौन से मार्केट को हर एक फैसिलिटी जो है वो सर्व करेगी, मतलब बेसिकली अलग अलग मार्केट्स होते हैं तो कौन सी फैसिलिटी किस पर्टिकुलर मार्केट को सर्व करेगी। फिर सप्लायर एलोकेशन, बेसिकली कौन सा सप्लायर अपना सामान सप्लाई करेगा किस फैसिलिटी को, है ना, विच सप्लायर विल सप्लाई द प्रोडक्ट या फिर जो गुड्स है टू ईच फैसिलिटी, उसको हम डिसाइड करते हैं अपने नेटवर्क डिजाइन के अंदर। तो नेटवर्क डिजाइन क्या होता है, रिपीट, डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई चेन, एंटायर सप्लाई चेन। इसमें क्या होता है, वी डिसाइड द नंबर ऑफ फैसिलिटीज, in which location the facilities will be there, in what is the capacity of the each facility, which market category
ईच फैसिलिटी विल टारगेट या फिर विच फैसिलिटी विल बेसिकली क्या करेगा, सर्व, एंड देन सप्लायर एलोकेशन दैट विच सप्लायर शुड सप्लाई विच फैसिलिटी या फिर हमारा मार्केट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क डिजाइन। अब नेटवर्क डिजाइन में हमारे पास नेटवर्क डिजाइन डिसीजंस क्या क्या होती हैं। हमारे पास आता है फैसिलिटी रोल, जो कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन व्हाट फंक्शन सॉरी व्हाट फंक्शन विल ईच फैसिलिटी परफॉर्म। पहली बात तो फैसिलिटी अगर आपको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में डिस्कस किया है। फैसिलिटी फिजिकल लोकेशन होता है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, ठीक है, या फिर बनाते हैं, मेक, ठीक है, मेक या फिर असेंबल। अब आता है दोस्तों फैसिलिटी का रोल, कौन सा फंक्शन हर एक फैसिलिटी जो है वो परफॉर्म करेगा, ये डिसाइड करना, ठीक है। फैसिलिटी लोकेशन, फिजिकली वो फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे लोकेशन, मतलब उसका लोकेशन क्या होगा हर एक फैसिलिटी का। एक फैसिलिटी F1 है जो कि दिल्ली में है, एक फैसिलिटी 2 जो है वो हमारा बॉम्बे में है, ठीक है, फैसिलिटी 3 जो है वो हमारा बिहार हो गया, है ना। ये सारी चीजें हमारा फैसिलिटी लोकेशन हो गया। कैपेसिटी एलोकेशन, हाउ मच कैपेसिटी शुड ईच फैसिलिटी हैव। मान लो मेरे पास F1 है, इसकी कैपेसिटी जो है 400 टन, फैसिलिटी 2 इज बेसिकली 300 टन, फैसिलिटी 3 इज 500 टन। ये डिसाइड करना कि हर एक फैसिलिटी का कितना कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी एलोकेशन। फिर मार्केट एंड सप्लाई एलोकेशन, कौन सी फैसिलिटी जो है वो किस मार्केट को सर्व करेगी, मार्केट 1 को सर्व करेगी, और सप्लायर जो है वो कौन से फैसिलिटी को के सप्लायर करेगा, है ना। जैसे सप्लायर वन वो फैसिलिटी 1 और फैसिलिटी 2 दोनों को सप्लाई करेगा अपना गुड्स, और फैसिलिटी 1 जो है वो मार्केट 2 को देखेगी, फैसिलिटी 2 जो है वो मार्केट 1 को देखेगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं मार्केट एंड सप्लाई एलोकेशन के अंदर। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे नेटवर्क डिजाइन डिसीजंस को। कौन से है वो फैक्टर, सबसे पहला आता है, ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, मैक्रो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव, लॉजिस्टिक एंड कस्टमर सर्विस। स्ट्रेटेजिक, कॉस्ट वर्सेस रेस्पॉन्सिवनेस को हम देखते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करना है या फिर रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मतलब हम ज्यादा बड़े बड़े प्लांट्स ना लगाए क्योंकि कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम कम लार्जर प्लांट्स लगाएं और उसी में से हम प्रोडक्शन को ज्यादा करें। मैक्रो इकोनॉमिक, टैक्सेस, टैरिफ, ट्रेड, ड्यूटीज, ये सबको हैंडल करता है। पॉलिटिकल, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या है, वो सारी चीजों को डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, हाईवे, पोर्ट्स, रेल, एयरपोर्ट्स, यूटिलिटीज क्या क्या रहने वाली है। कंपिटिटिव, अपने कॉम्पिटिटर का लोकेशन और स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे हम मैनेज करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि नेटवर्क डिसीजन को। लॉजिस्टिक एंड फैसिलिटी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, फैसिलिटी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। कस्टमर सर्विस, मतलब हमारा रेस्पॉन्स टाइम कितना है, लीड टाइम हमारा कितना है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो रही है कि नहीं, हमारे कस्टमर को डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं हम कस्टमर की। अब सर्विस लेवल एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज, सबसे पहली बात दोस्तों ये मतलब क्या होता है, अगर हमें कस्टमर के डिमांड को दोस्तों हमें क्या करना है, जल्दी से फुलफिल करना है, फास्ट फुलफिल अगर करना है, ठीक है, तो हमें बेसिकली ज्यादा, मोर वेयर हाउसेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जिसे डीसी बोलते हैं वो चाहिए होगा। अगर दोस्तों हमारा ऑर्डर रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, लीड टाइम जिसे हम बोल सकते हैं, टाइम फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी, मतलब बेसिकली क्या है, ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाने का जो समय है, अगर दोस्तों वो 1 हफ्ता है, तो मेरे को अप्रोक्सीमेट एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चाहिए होगा। अगर हमारे पास 5 दिन में डिलीवरी करना है तो समय कम हो गया ना, तो हमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास 3 दिन में देना है तो हमें 5 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अप्रोक्सीमेट चाहिए होगा। और अगर सेम दिन में देना है, सेम नेक्स्ट डे देना है या फिर सेम दिन में देना है दोस्तों, तो 26 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का हमारा इस्तेमाल होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, रेस्पॉन्स टाइम जो है, दैट इज ऑर्डर को डिलीवर करने का समय, ऑर्डर डिलीवरी का समय, है ना, और नंबर ऑफ फैसिलिटीज कितना हमें चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितना चाहिए, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। अगर हमें जल्दी डिलीवरी चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स टाइम हमें कम चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए होंगी। और अगर हमें लेट डिलीवरी चलेगा, लेट कस्टमर को डिमांड को फुलफिल करना है, तो हमें नंबर ऑफ फैसिलिटीज कम चाहिए होंगी। तो ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे अगर दोस्तों अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे अगर देखोगे वाई जो है वो एक्स से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब दोस्तों वाई क्या है, हमारा रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम अगर लार्ज है तो हमें लेस नंबर ऑफ फैसिलिटीज चाहिए होगा। यहीं पे अगर दोस्तों मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये मान लो y1 है। अब y1 जो है लेस देन है हमारे, यहाँ पे मान लो x1 है, तो x1, इसका मतलब हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम है,
तो हमें नंबर ऑफ फैसिलिटीज चाहिए होंगी कितनी, बहुत सारी हमें यहाँ पे फैसिलिटीज चाहिए होंगी। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। तो अब आता है दोस्तों कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज। वही बात है कि हमारा फैसिलिटी फिक्स्ड कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट, ये दोनों जो है हमारे नंबर ऑफ फैसिलिटीज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोस्तों हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट फैसिलिटी का बढ़ रहा है, तो हमारा नंबर ऑफ फैसिलिटी भी बढ़ेगा। इन्वेंट्री कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो हमारा नंबर ऑफ फैसिलिटी भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन इनबाउंड जो है दैट इज बेसिकली क्या होता है, स्मॉलर शिपमेंट फ्रॉम सप्लायर टू मोर लोकेशन अगर हो रहा है इनबाउंड, दैट इज नंबर ऑफ फैसिलिटीज बढ़ जाएगा। अगर आउटबाउंड है, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू कस्टमर, अगर हम ये कर रहे हैं, शॉर्टर डिस्टेंस है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर सम कम डिस्टेंस है तो आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो हमारा इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें कॉस्ट वर्सेस नंबर ऑफ फैसिलिटी का ग्राफ आता है कि यहाँ पे इन्वेंट्री और फैसिलिटी कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। अगर हम इन सबका कॉस्ट एड अप कर देंगे तो एक यू शेप्ड कर्व आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट, फैसिलिटी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सबको एड ऑन कर दिया। ये पूरा ग्राफ को एड ऑन करने के बाद देख सकते हो ये हमारा पूरा सेम ग्राफ है, एड ऑन किया तो एक यू शेप्ड कर्व दिखता है किसका, टोटल कॉस्ट का। और इस टोटल कॉस्ट का जो यू शेप कर्व है, इसका जो मिनिमा है ना, ये मिनिमा जो है वो हमारा क्या देता है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। कि जो मिनिमा होगा इस यू शेप कर्व का, ये टोटल कॉस्ट है, इसका जो मिनिमा होगा, ये नंबर ऑफ फैसिलिटीज जो ऑप्टिमल हमारा चाहिए होगा वो ये देता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हमारा कॉस्ट बिल्डअप एज अ फंक्शन ऑफ फैसिलिटी, कॉस्ट बिल्डअप ऑफ अ फंक्शन ऑफ फैसिलिटी, ये हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, देन आता है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क डिसीजन, है ना, फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क डिसीजन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों नेटवर्क डिसीजन में हमारे पास 4 फेजेस रहते हैं, उसी को फ्रेमवर्क बोलते हैं। 4 फेज का फ्रेमवर्क रहता है। सबसे पहला फेज आता है हमारा डिफाइन द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे ओवरऑल जो सप्लाई चेन का गोल है उसको हम डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं और अपने टारगेट कस्टमर को डिफाइन करते हैं। हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या लो कॉस्ट चाहिए या फास्टर डिलीवरी चाहिए, या फिर हमें फास्ट डिलीवरी, सॉरी बेसिकली हमारे पास हाई कॉस्ट और फास्ट डिलीवरी चाहिए। क्या डिसाइड बेसिकली, अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए या हमें रेस्पॉन्सिवनेस चाहिए, वो सारी चीजें जो है हमें डिसाइड करना होता है। ओवरऑल गोल जो हमारे सप्लाई चेन का डिसाइड करते हैं हम अपने सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी के अंदर पहला फेज में। ठीक है, तो क्लियर स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और देख सकते हो कि वी वांट लो कॉस्ट बट विथ मिड मॉडरेट स्पीड। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली हमारा जो ओवरऑल गोल है वो डिसाइड करते हैं हम फेज 1 में। फेज 2 में दोस्तों हमारे पास क्या होता है, रीजनल फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कितने मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या फिर वेयर हाउस चाहिए होंगे अपने सप्लाई चेन के लिए या फिर अपने कंपनी के लिए, कौन से रीजन में मेरे को ज्यादा फैसिलिटीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा या ज्यादा फैसिलिटीज मेरे को चाहिए किस रीजन में, वो सारी चीजों को हम डिसाइड करते हैं अपने रीजनल फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में। हम यहाँ पे कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे रफ लोकेशन हम पता कर पाए और कहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी लगाना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे पता लगा पाए, डिमांड वगैरह को यहाँ पे देख पाए। थर्ड आता है सिलेक्ट द डिजायरेबल साइट्स, कि हमारे पास बहुत सारे लोकेशन आ गया, हमें बेस्ट सिटीज या एरियाज चाहिए जिससे हम फैसिलिटीज को सेटअप कर पाए उस जगह में। वो सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम, कहाँ पे ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, चीप लेबर हमें मिल सकता है। ठीक है, क्वालिटी लाइफ, जो एम्प्लॉय काम करेंगे उस जगह में उसकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। और फोर्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, लोकेशन चॉइसेस एंड कैपेसिटी एलोकेशन। इसमें क्या होता है, ये फाइनल स्टेज होता है जिसमें हम ये जो तीनों चीजें किया ना, इसका पूरा जो है फाइनल डिसीजन लेते हैं कि विच सिलेक्शन फाइनली सिलेक्ट हुआ हमारा, कौन सा लोकेशन में जो हम फैसिलिटी कर रहे हैं वो कौन सा फाइनल सिलेक्ट हुआ है, कितना कैपेसिटी होना चाहिए हर एक फैसिलिटी का। फाइनल डिसीजन और रेस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है, असाइन द डिमांड्स टू ऑल द फैसिलिटीज, कैपेसिटी साइज को डिसाइड कर देना, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स को बिल्ड करना, फाइनल नेटवर्क ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं अपने फोर्थ फेज के अंदर। इसको याद रखने का तरीका दोस्तों SCLA आप याद रख सकते हो। स्ट्रैटेजी दैट इज, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हमारा गोल ऑफ सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम ढूंढते हैं व्हाट आर द बेस्ट रीजन, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास कितने रीजन हमें चाहिए होंगे, लोकेशन कहाँ कहाँ लगानी है, अलोकेशन मतलब कौन से बेस्ट हमारे पास यहाँ पे है एरियाज, और सॉरी लोकेशन मतलब कौन सा बेस्ट सिटीज और एरिया है हमारे फैसिलिटीज के, अलोकेशन मतलब फाइनल हमारा डिसीजन हम लेते हैं। ठीक है, और ये पूरा ब्लूप्रिंट है, आप इसको एग्जाम में बना के आ सकते हो जिससे बिल्कुल आपका यहाँ पे फायदा हो पाए, राइट। तो ये पूरा फेज सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी के रीजनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये 4 फेजेस जो है क्या क्या इसमें काम होता है, मैंने एक पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पे बना के आपको दे दिया है, राइट, सॉरी, यस।
यस, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे हमारे पास दोस्तों आता है नेक्स्ट टॉपिक। दो टाइप के दोस्तों सप्लाई चेन जो नेटवर्क डिसीजन है उसमें दो टाइप के नेटवर्क टाइप्स होते हैं। एक होता है टेलर्ड नेटवर्क और एक होता है हमारा कन्वेंशनल नेटवर्क। टेलर्ड नेटवर्क दोस्तों हमारा क्या होता है, कि बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है हमारा जिसमें हम क्या करते हैं, जो फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ द सप्लाई चेन, वो बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल लेवल्स में होता है जिसको हम एक्लॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लेवल्स में अपना जो सामान का या प्रोडक्ट का या गुड्स का जो है फ्लो करवाते हैं, और यहाँ पे हम क्रॉस डॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रॉस डॉकिंग क्या होता है, क्रॉस डॉकिंग हम आगे ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कि जैसे ही मान लो दोस्तों ए प्लेस है, यहाँ पे मान लो गुड्स आया, तो हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेज में भिजवा देंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस डॉकिंग बोलते हैं। कि जैसा ही हमारा सामान आया, क्विकली ट्रांसफर होगा नेक्स्ट स्टेज में, हम स्टोर नहीं करेंगे ज्यादा देर तक। इससे क्या होगा, फास्टर डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री होल्डिंग का कॉस्ट जो है वो बढ़ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा दोस्तों डिमांड जो है कस्टमर का अनसर्टेन हो या फिर हमें अनप्रडिक्टेबल हो, डिमांड हमें पता नहीं हो, और रिस्पॉन्सिवनेस हमें चाहिए हो, रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं, टेलर्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, क्रॉस डॉकिंग यूज होता है, फास्ट डिलीवरी बता दिया। कन्वेंशनल नेटवर्क क्या होता है, ये ट्रेडिशनल होता है और सीक्वेंशियल होता है। एक एक करके दोस्तों यहाँ पे जाता है। यहाँ पे सिंपल टू मैनेज, इजी टू कंट्रोल, बट यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, स्लोअर होता है, रेस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे घट जाती है, हाई इन्वेंट्री कॉस्ट को हमें होल्ड करके रखना पड़ता है सामान को। इमीडिएटली क्रॉस डॉकिंग यहाँ पे नहीं होता, क्रॉस डॉकिंग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कन्वेंशनल अगर आप देखो, टेलर नेटवर्क देखो, हमारा नेशनल फिनिश्ड गुड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहाँ से रीजनल में चला गया, रीजनल में क्रॉस डॉकिंग हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस डॉकिंग हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो मल्टीपल लेवल्स में हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो वेंडर बहुत सारे होंगे हमारे पास। ये पहले सीक्वेंशियल हमारे पास यहाँ पे गया असेंबली होने के लिए, वेयर हाउस में गया, फिर वहां से फिनिश गुड डीसी में चला गया, फिर वापस से हमारा कस्टमर डीसी में गया, फिर लास्टली हमारा कस्टमर स्टोर में चला गया। तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंशियल जा रहा है, ऑल द स्टेजेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे होल्डिंग हो रही है, क्रॉस डॉकिंग यहाँ पे नहीं है। कि बेसिकली यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ये होल्ड होके रहेगा सामान, फिर यहाँ पे जब खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी होल्ड होके रहेगा, फिर यहाँ से जब जाएगा यहाँ पे भी होल्ड होके रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे स्लोअर होता है और प्राइसिंग बढ़ जाता है। तो ये पहले यूज होता था, अभी हम टेलर्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। देखो मल्टीपल लेवल्स है, मल्टीपल लेवल्स में जिसे हम एक्लॉन्स बोलते हैं, उसमें ये जाता है, और क्रॉस डॉकिंग यहाँ पे हमारे पास होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे हमारा ग्रेविटी मेथड फॉर लोकेशन के लिए। ग्रेविटी मेथड दोस्तों क्या होता है, दोस्तों ये ग्रेविटी मॉडल या फिर जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल है, मेथड है, ये बेसिकली दोस्तों इस्तेमाल होता है हमारे बेस्ट लोकेशन, हमारे फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, या हमारा वेयर हाउस जो है, डीसी डीसी है, या हमारा प्लांट है, उसको सेटअप करने का जो बेस्ट ऑप्टिमल लोकेशन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका होता है, जिससे हम ऐसी जगह ढूंढे जिसमें हम फैसिलिटी लगा पाए, जिससे हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो पाए, राइट। तो बेसिकली दोस्तों हमें क्या करते हैं, जैसे एक वेयर हाउस है, ये हम यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, और डिलीवरी लोकेशन मान लो ये है। वेयर हाउस का जो हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई है, और हमारा डिलीवरी लोकेशन का कोऑर्डिनेट एक्स एन वाई एन है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है। आपको पता होना चाहिए कि हम डी एन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये डी एन है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक्स माइनस एक्स एन का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई एन का होल स्क्वायर, ये क्या है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। अब दोस्तों हमारे पास क्या होता है, एक एक्स होता है जो कि इस फॉर्मूला से हमारा निकलता है, जो कि आप यहाँ पे ये टॉन माइल सेंटर सोल्यूशन उन्होंने दिया था, और वाई कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से निकालते हैं। और एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, तो आइटरेटिवली हम फाइनल तक जाते हैं और पहुंचते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है, दैट इज समेशन ऑफ डीएन। डीएन डीएन क्या होता है, कैपिटल डीएन इज क्वांटिटी इन टर्न्स, कितना माल जा रहा है उसको टर्न्स में हम क्वांटिटी बेसिकली। और एफएन क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनुअल टोनेज टू डिलीवरी द लोकेशन एन। फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना जा रहा है एनुअली, कितना हमारा डिलीवरी हो पा रहा है उस लोकेशन एन में, है ना। तो हमारा जो कॉस्ट निकल के आता है उसको हमें मिनिमाइज करना होता है, यही बताया था आपको। तो डिस्टेंस इंटू क्वालिटी इंटू क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस क्या है, डीएन है, हमारा क्वांटिटी डीएन है, कैपिटल डीएन, और फ्रीक्वेंसी एफएन हो गया, है ना, उसको मिनिमाइज करना होता है। ये एक आइटरेटिव फॉर्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल से बता देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। दोस्तों हमारे पास तीन मार्केट है, मार्केट ए, मार्केट बी और मार्केट सी, मतलब सी, ए बी सी है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान रखना। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखो डिलीवरी लोकेशन, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन वही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिलीवरी लोकेशन हमारे पास ये दिए हुए हैं। एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सबका, 100, 300, 500, 200, 400, 100, ठीक है। एनुअल टोनेज जो है दैट इज कॉल्ड डी एन, ये कितना दे रखा है, कैपिटल डी एन 500,
300 और 200, मतलब क्वांटिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? क्वांटिटी दे रखी है। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली आइट्रेशन वन में मैं क्या मान के चलूंगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन जो हमारा वेयर हाउस है और मार्केट ए है वो 1 है, और जो हमारा एनुअल टोनेज है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी 1 है। तो हम एक्स नॉट कैलकुलेट करेंगे। एक्स नॉट क्या हो जाएगा? आप अगर फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं डी एन एफ एन एक्स एन अपॉन में डी एन, और ये पूरा डी एन एफ एन डी एन, ठीक है, याद रखना, डी एन एफ एन एक्स एन डी एन। अब दोस्तों अगर मैंने इसको 1 कर रखा है और इसको 1 कर रखा है, इसको 1 कर रखा है, इसको 1 कर रखा है, तो क्या हो जाएगा? डी एन एक्स एन का समेशन अपॉन में एक्स एन डी एन का समेशन, है ना। तो अब देखोगे ध्यान से दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा? 500 डी एन एक्स एन किया हमने, तो 500 इंटू 100, मतलब 500 डी एन इंटू 100 एक्स कोऑर्डिनेट, फिर 300 इंटू 300, फिर आता है 200 इंटू 500। तो ये हो गया हमारा डी एन एफ एन का समेशन हमने किया, और नीचे जो है समेशन ऑफ डी एन है, तो इन तीनों का समेशन हमने कर दिया। सिमिलरली वाई का हमने निकाला, इसमें सिर्फ हमारा क्या होगा? 500 इंटू 200, 300 इंटू 400, 200 इंटू 100, ये हमने वाई का निकाल लिया। अब दोस्तों आइट्रेशन 2 हम करेंगे। आइट्रेशन 2 में जैसे आप देखोगे एक्स नॉट और वाई नॉट आ गया ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? एक्स नॉट और वाई नॉट जो है, हम अपना मार्केट का जो है इनिशियल डिस्टेंस जो है, बेसिकली हम क्या करेंगे? ए 100 और 200 है, और हमारा एक्स नॉट और वाई नॉट कितना आया है? 240 और 240। इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, इतना आया, इतना आया, इतना आया, तो डी एन स्मॉल डी एन आ गया हमारे पास। आइट्रेशन 1 में 1 था, बट अब हमारे पास आ चुका है। अब भी हमारा एफ एन जो है वो तो 1 रहेगा, बट हम डी एन अब जो है यूज करने वाले हैं। तो आपने डी एन वापस से निकाला, और फिर वाई एन भी निकाला, एक्स वन निकाला, और वाई वन निकाल लिया, ठीक है। ये था एक्स नॉट वाई नॉट। दोस्तों इस तरीके से हमें करते रहना है जब तक हमारा जो एक्स एक्स एन है और वाई एन है वो स्टेबिलाईज ना हो जाए। स्टेबिलाईज का क्या मतलब होता है? स्टेबिलाईज का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने एक्स फाइव निकाला, वाई फाइव निकाला, वो हमारा 5,5 आ रहा है, ऐसे ही निकाला आपने आइटरेटिव मैनर में, और एक्स सिक्स निकाला, वाई सिक्स निकाला, अब ये भी दोस्तों हमारा 5,5 आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारा वैल्यू सेम हो गया, मतलब कोऑर्डिनेट स्टेबल हो गया। तो इसलिए हम रुक जाएंगे, और ये तो ये हमारा वही हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वही हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा जिस डिस्टेंस हमारे पास निकाल चुके हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी मॉडल। ओके, नाउ कम्स दोस्तों हमारा नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। क्या है? नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। अब दोस्तों यहाँ तक तो नोट्स थोड़े से आप फैमिलियर थे। अब ये वाला नोट्स थोड़ा आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा नोट्स जाना पहचाना लग रहा है। जिसने भी क्लॉड यूज किया है दोस्तों, क्लॉड है ना, उसको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ये नोट्स जो है वो क्लॉड से बनाए गए हैं। हाँ दोस्तों, मैंने भी एआई का थोड़ा भरपूर इस्तेमाल कर लिया है कि थोड़ा सा एआई से अगर मैं आपको करा पाऊँ, है ना, तो क्या किया है कि कुछ टॉपिक्स जो है मैंने एआई से नोट्स बनाए हैं। मैंने ट्राई किया है कि एआई से भी हम नोट्स पढ़ पाएं। तो दोस्तों दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ज्यादा फॉर्मुलाज वगैरह थे, इसलिए मैंने उसका यूज किया था, क्योंकि फॉर्मुला वर्ड वगैरह में बनाने में थोड़ा स्ट्रक्चर उसका गड़बड़ा जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने इसका यूज किया, बहुत अच्छे तरीके से इसने दिया है, और मैंने एक ही बारी में नहीं निकाला, मैंने बहुत सारे इसमें चेंजेस किए हैं, और धीरे धीरे करके बहुत आइटरेटिव मैनर में मैंने पूरा अच्छा बेस्ट नोट्स यहाँ पे तैयार किया है। तो अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं किसको? हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल को, ठीक है। देखने वाले हैं कि नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल क्या होता है, राइट। तो दोस्तों ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल क्या होता है? नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल दोस्तों हमारे पास एक ऐसा तरीका होता है कि कैसे हम अपने नेटवर्क डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर पाए और अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर पाए, है ना। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर पाए। इसमें आता है हमारा पहला मॉडल, डिमांड एलोकेशन मॉडल। दोस्तों ये मॉडल जो है हमारा तब यूज होता है जब हमने फैसिलिटी है, जो प्लांट है या डीसी है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। फैसिलिटी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बट उसमें हमारा टोटल सप्लाई, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए हम डिमांड एलोकेशन मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, दैट इज बेसिकली मिनिमाइजिंग द समेशन ऑफ सी आई जे एंड एक्स आई जे। सी आई जे दोस्तों या कहाँ, सी आई जे जो है वो क्या है दोस्तों? सी आई जे है दोस्तों हमारे पास, मैं ऊपर आपको समझाना चाहूंगा, याद देखो। ये मेरे पास एक प्लांट है जिसको आई मान लेता हूं मैं, और कस्टमर है, ये हमारा जे हो गया। अब प्लांट आई से जे तक जो सामान पहुंचाना जो है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? मान लो 20 केजी, इसी को हम एक्स आई जे बोलते हैं। अब मान लो इस 20 केजी में से दोस्तों कोई भी सामान है, उसमें से दोस्तों 100 रुपए है पर केजी, तो 20 केजी के लिए कितना हो जाएगा? 20 × 100, मतलब मान लो 20,000, बट वो नहीं दिखना। पर यूनिट कॉस्ट कितना है हमारा एक आई से प्लांट से कस्टमर पहुंचाने के लिए, मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितना है? दैट इज कॉल्ड सीआईजे। हमारा टारगेट क्या है? एक्सआईजे और सीआईजे को मिनिमाइज करना। तो ये हो गया हमारा टारगेट, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे ना ये वही चीज लिखी हुई है और ये जो है मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। अब यहाँ पे दो चीजें और आती हैं, डिमांड ऑफ कस्टमर जे और कैपेसिटी ऑफ प्लांट आई। ये आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डीजे को हमारे पास डिमांड ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर जो है उसकी डिमांड कितनी है उसको हम डीजे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और की आई क्या है, कोई भी प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी है तो इसको के आई से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो ये जो डिमांड एलोकेशन मॉडल है इसमें हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट होती है। सबसे पहला चीज तो ये कि हमारा जो डिमांड है, तो जो भी हम सामान पहुंचा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्स आई जे, क्वांटिटी जितना भी हम पहुंचा रहे हैं, क्वांटिटी आई से जे जो जा रही है वो बराबर होनी चाहिए हमारे कस्टमर के डिमांड का। तो पहला डिमांड सेटिस्फेक्शन। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा जो भी सामान हम पहुंचा रहे हैं, जो भी सामान हम बना रहे हैं, एक्स आई क्या था, जो भी सामान हम पहुंचा रहे हैं आई से जे तक, वो दोस्तों टोटल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट से कम या फिर बराबर होनी चाहिए। और दोस्तों हमारा जो एक्स आई जे है, मतलब जो भी सामान हम पहुंचा रहे हैं वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही सामान नहीं पहुंचा रहे, वो ये चीज को यहाँ पे कंसिडर करता है। देन दोस्तों आता है हमारा सेकेंड नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल दैट इज कॉल्ड प्लांट लोकेशन विद मल्टीपल सोर्सिंग। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लांट, बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स है, हमारे पास एन डीसीज है मान लो, या प्लांट जो भी बोलना चाहो, ठीक है, डिसीज या प्लांट्स हमारे पास है। बट सारे को अगर हम ओपन करके रखेंगे तो भाई पैसा बहुत ज्यादा जाएगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कौन से प्लांट को हम ओपन करें जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास कम हो पाए, और कैसे उसमें से सप्लायर को सप्लाई कर सके हम सामान को कस्टमर को। और कस्टमर कैन गेट गुड्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, है ना, तो डिमांड कैन बी स्प्लिट अक्रॉस मेनी प्लांट। तो हम कौन से को ओपन करेंगे कौन से को क्लोज करेंगे, मल्टीपल प्लांट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और एक ही कस्टमर को यहाँ पे जो है सामान पहुंचाएंगे। तो उस पे हमारे पास जो है प्लांट लोकेशन विद मल्टीपल सोर्सिंग वाला नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल यूज होता है। इसमें दोस्तों ये फ्लेक्सिबल होता है और लो कॉस्ट ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे दोस्तों डिसीजन वेरिएबल्स जो है वो क्या है, डिसीजन वेरिएबल है वाई आई, जो कि जीरो और वन बाइनरी होता है। अगर वन होगा अगर प्लांट ओपन है तो, और जीरो होगा अगर अदरवाइज, मतलब प्लांट ओपन नहीं है। एक्स आई जे हमेशा जीरो से ग्रेटर देन होगा। क्वांटिटी कितना शिप हुआ वही बात है कि आई से जे तक कितना क्वांटिटी शिप हुआ, वो हो गया हमारा एक्स आई जे। इसमें भी दोस्तों हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, पैरामीटर्स यहाँ पे एफ आई, फिक्स कॉस्ट टू ओपन द प्लांट। एक बेसिकली दोस्तों जो वाई आई है, हमारा प्लांट को ओपन करने के लिए कोई फिक्स कॉस्ट लगता है, उसको एफ आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सी आई जे वही है, शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो कि आई से जी जा रहा है। डीजे इज द डिमांड एंड के आई इज द कैपेसिटी। और स्मॉल के है दोस्तों हमारे पास, मान लो एन है, एन हमारे पास प्लांट्स है, बट हम एन प्लांट्स को तो ओपन नहीं करेंगे, है ना। उसमें से मान लो एन एन माइनस के हम ओपन करेंगे और के जो है वो हमारे पास क्लोज रहेगा, है ना। तो ये एन माइनस के को जो है डिसाइड करना कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इज अलाउड टू ओपन, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स टू अलाउड टू ओपन, उसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, एफ आई और वाई आई को मिनिमाइज करना, और समीशन ऑफ सी आई जे, ये जो पहले वाला था ये तो हो गया डिमांड एलोकेशन वाला, और यहाँ पे समीशन और एक ऐड हो गया क्या, समीशन ऑफ एफ आई वाई आई। एफ आई क्या था, फिक्स कॉस्ट, वाई आई ये कितने नंबर ऑफ प्लांट्स ओपन है, ठीक है, गुड। फिर आता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट, वही बात है कि हमारा डिमांड सेटिस्फेक्शन सेम है, यहाँ पे सेम ही है। कैपेसिटी लिंकेज दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर प्लांट ओपन नहीं है दोस्तों तो हम कुछ भी शिप नहीं करेंगे। कैपेसिटी लिंकेज मतलब एक्स आई जे इज लेस देन, वही बात है, डॉट वाई आई, ओनली द कैपेसिटी कितना ऑफ ओपन प्लांट, है ना, ओपन। अगर क्लोज है तो उसकी कैपेसिटी लेके क्या करेंगे, प्लांट का लिमिट हमेशा जो वाई आई है, जितना भी हम प्लांट खोल रहे हैं वो हमारा मैक्सिमम नंबर से कम या फिर बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्लांट का लिमिट। थर्ड आता है दोस्तों हमारा ऑप्टिमाइजेशन मॉडल में प्लांट लोकेशन विद सिंगल सोर्सिंग। ये क्या होता है दोस्तों, सिंपल होता है, इजियर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारा बेसिकली क्या रहता है, प्लांट होता है, वन प्लांट, जो कि कस्टमर तक अपना सामान पहुंचाएगा, एक ही प्लांट रहेगा। तो इसमें स्प्लिटिंग अलाउड नहीं होती है। इसमें क्या होता है, वाई आई जे और एक्स आई जे भी होता है। बेसिकली क्या होगा, वन अगर प्लांट सर्व द कस्टमर, अगर जे अगर सर्व नहीं करता है तो इसमें दोस्तों हमारे पास क्या होता है, एफ आई ए वाई आई। बट इसमें याद रखना कि हमारे पास डीजे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। वाई, बिकॉज डीजे मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक्स आई जे भी यहाँ पे बाइनरी है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, एक्स आई जे वन के बराबर होता है, समीशन करेंगे तो डी और एक्स आई जो है वो कैपेसिटी और वाई आई से कम होना चाहिए, सारी कुछ सेम है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो ये सारी है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, जो कि हमने एक एक करके यहाँ पे पढ़ लिया। इसका कंपैरिजन आप लिखा है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। फिर दोस्तों आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है, डिफरेंट वेज जिसको हम गुड्स को एक जगह से फैक्ट्री से कस्टमर तक मूव करते हैं, इसका तरीका अलग अलग तरीके हैं, वो सारे यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं। या तो हम डायरेक्ट शिप करेंगे, मतलब डायरेक्टली फैक्ट्री से कस्टमर तक जाएंगे। फिर इंट्रांस मर्ज, मतलब बेसिकली जो जो भी पार्ट्स है दोस्तों हमारे सामान के,
वो जाते हुए मर्ज होते रहेंगे रास्ते में ही, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज, इसका मतलब पूरा जो है सामान है वो पहले आएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, वहां पे स्टोर होगा, उसके बाद आगे जाएगा कस्टमर तक। फिर लास्ट माइल डिलीवरी, इसका मतलब दोस्तों जो भी हमारा डीसी है वो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर को या कस्टमर को डिलीवरी कर देगा। जैसे अमेजोन होता है, वो क्या करता है हमारे पास, सिंपली वो डायरेक्टली डिलीवर करता है हमारे घर में, ठीक है। फिर आता है कस्टमर पिकअप। ये क्या होता है दोस्तों, कस्टमर खुद जाके अपने पार्टनर लोकेशन में जाके अपना सामान जो है वो ले लेता है। फिर रिटेल स्टोरेज होता है, जिसमें हमारे पास स्टोर से कस्टमर जो है सामान डिलीवरी होता है। तो ये कुछ कुछ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। देन आता है टेलर नेटवर्क, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है, तो मैंने वापस लिख दिया है। डिफरेंट सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, और क्योंकि सारे कस्टमर जो है वो सेम नहीं होते, तो इससे बेस्ट कंट्रोल रहता है, कॉस्ट कंट्रोल रहता है, बेटर सर्विस रहता है, वेस्ट अवॉइड हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ और टॉपिक्स है, जैसे ये क्या क्या हमारे पास यहाँ पे क्या कह सकते हैं अप्रोच रहता है, किस सिचुएशन में हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। बेनिफिट्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, अक्रॉस सप्लाई चेन अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज को हम ग्लोबल सप्लाई चेन बोलते हैं। अब इसमें अगर डोमेस्टिक सप्लाई चेन है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, और ग्लोबल में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। लीड टाइम दोस्तों, अगर हम मान लो कि खुद की कंट्री में कुछ कर रहे हैं, तो जो लीड टाइम मतलब ऑर्डर डिलीवरी टाइम है वो हमारा शॉर्टर होता है, यहाँ पे लॉन्गर होता है। तो ये कंपैरिजन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है, तो ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। हाँ, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑफ शोरिंग, रीशोरिंग और नियर शोरिंग का मतलब। ऑफ शोरिंग दोस्तों क्या होता है, अगर दोस्तों हम फॉरेन कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हो गया ऑफ शोरिंग। क्यों, क्यों हम बाहर की कंट्री में करते हैं, जिससे हमें लेबर कॉस्ट कम देना पड़े, रॉ मटेरियल एक्सेस ज्यादा मिल पाए। रीशोरिंग दोस्तों हम क्या करते हैं, वहां बाहर की कंट्री में बना के हम वापस से लाते हैं इंडिया में या फिर अपने कंट्री में, उसको बेचने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन बाहर होगा, अपना प्रोडक्शन को बाहर बना के वापस अपने कंट्री में लाना, तो टैरिफ और अवॉइडेंस करने के लिए हम ये करते हैं, टैक्सेस वगैरह कम देने के लिए। नियर शोरिंग का मतलब होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं मान लो कंट्री वन में, और फिर वापस से वहां ले लेते हैं कंट्री टू में, और नियर शोरिंग करते हैं, नियर बाई कंट्री में जाके हम यहाँ पे करते हैं, जिससे कॉस्ट थोड़ा बैलेंस आउट हो पाए। कॉस्ट इन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट, फैसिलिटी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, शॉर्टेज, ये सारे कॉस्ट लगते हैं। तो बस नाम याद रखना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दोस्तों हमारा यहाँ पे यहाँ पे आके दोस्तों हमारा नेटवर्क सोर्सिंग खत्म हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया सोर्सिंग, प्लस यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग भी खत्म हो गया, नेटवर्क डिजाइन भी यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। अब दोस्तों बच जाता है हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड, लास्ट चैप्टर यहाँ पे बच जाता है, दैट इज हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे, और हमारा आज का वीडियो समाप्त करेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है हमारे पास, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। हमारे पास दोस्तों किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर करने का, या फिर कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन में क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों जितने भी सप्लाई चेन के स्टेजेस होते हैं, सप्लायर, फैक्ट्री, वेयर हाउस, कस्टमर, ये पूरा जो है बिना ट्रांसपोर्टेशन के पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज गुड्स जो है वो बिना ट्रांसपोर्टेशन के कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सप्लाई चेन के अंदर। तो सप्लाई चेन के अंदर दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या की फंक्शन है, कनेक्टिविटी, सारे जो नोड्स है सप्लाई चेन को उसको कनेक्ट करता है, सप्लायर, प्लांट, डीसीज, कस्टमर वगैरह वगैरह। फिर आता है हमारा रेस्पॉन्सिवनेस, फास्टर मोड जो है अगर हम यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, तो लीड टाइम हमारा कम होगा, हम रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा पाएंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट दोस्तों, अगर हम बेसिकली कौन से ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का इस्तेमाल करें जिससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो पाए और रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ पाए। इन्वेंट्री इम्पैक्ट, अगर हम दोस्तों जो भी हम मोड यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, वो अफेक्ट करता है हमारे इन्वेंट्री लेवल्स को, कि बेसिकली हमारा इन्वेंट्री जल्दी खाली होगा या भरा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे बेसिकली क्या रहता है, कुछ फंक्शन है हमारे ट्रांसपोर्टेशन की। अब फैसिलिटीज जो अफेक्ट कर रही है हमारे ट्रांसपोर्टेशन को, नंबर ऑफ फैसिलिटीज कितने हैं, अगर ज्यादा फैसिलिटीज है तो दोस्तों शॉर्ट डिलीवरी अगर हम करेंगे तो ज्यादा शिपमेंट हमारे पास होगा। अगर ज्यादा वेयर हाउस है, मोर फैसिलिटी है, तो शॉर्टर हॉल, मोर एलटीएल। एलटीएल क्या होता है, आगे पढ़ने वाले हैं। अगर ज्यादा फैसिलिटीज है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्टर डिलीवरी डिस्टेंस, शॉर्ट डिलीवरी डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है, बट ज्यादा शिपमेंट हो जाएगा। फिर लोकेशन ऑफ वेयर हाउस, अगर ज्यादा अगर वे जो भी हमारा फैसिलिटी है वो हाईवे से नियर है, तो हमें ट्रांसपोर्ट जो है वो चीप पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटीज, ये क्या होता है, लिमिटेड स्पेस अगर हमारे पास दोस्तों है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में डिले आएगा।
अगर रोल ऑफ डिसीज, डिसीज क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, अगर क्रॉस डॉक डिसीज है तो फास्टर रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा, अगर स्टोरेज है तो स्लोअर हमारे पास इधर हो जाएगा। अब मेन आता है हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे पास बहुत सारे मोड्स होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था रोड, है ना, रोड ट्रांसपोर्ट जिसे ट्रक बोलते हैं। फिर आता है रेल ट्रांसपोर्ट, फिर आता है एयर ट्रांसपोर्ट, फिर आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और एक आता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या होता है ये। मोड रोड ट्रांसपोर्ट जिसे हम ट्रक बोलते हैं दोस्तों, इसमें कॉस्ट तो हमें मीडियम लगता है, स्पीड दोस्तों फास्ट होता है, 1 से 2-3 दिन में पहुंच जाता है, अगर हम रीजनल कर रहे हैं, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों ज्यादा होती है, और कंज्यूमर गुड्स फूड वगैरह के लिए हमारा बहुत बेस्ट होता है ट्रक। अब ट्रक शिपमेंट के दो टाइप होते हैं, तो ट्रक लोड होता है और एलटीएल, दैट इज लेस देन ट्रक लोड होता है। अब लेस देन ट्रक लोड क्या होता है दोस्तों, हमारे पास पार्शियल ट्रेलर, इसका मतलब दोस्तों हमारे पास क्या होता है, हम ट्रक जो है वो फुल लोड होके नहीं जाएगा, पार्शियली लोड होगा। और फुल ट्रक लोड का मतलब होता है, या फिर ट्रक लोड का मतलब होता है फुल्ली जो ट्रक है हमको लोड करेंगे, और लोअर कॉस्ट पर यूनिट एरिया हमारे पास यहाँ पे पर यूनिट लगता है। फिर आता है दोस्तों रेल ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट लो है, स्पीड स्लो है, रिलायबिलिटी मीडियम रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी लो रहती है, और बेस्ट फॉर कोल ग्रेन ऑटोमोबाइल्स वगैरह वगैरह। एयर ट्रांसपोर्ट दोस्तों कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अगर आपको बहुत जल्दी पहुंचाना है, बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्सिवनेस, तो ठीक है, रिलायबिलिटी मीडियम रहती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों लो रहती है। वाई? बिकॉज दोस्तों अगर आप मान लो कि आप सामान एयरपोर्ट से पहुंचा रहे हो, एयरपोर्ट आपने पहुंचा दिया, एयरपोर्ट 1 से एयरपोर्ट 2 तक आपने पहुंचा दिया, बट एयरपोर्ट 2 में हमारा वेयर हाउस तो है ही नहीं ना, एयरपोर्ट के पास मान लो हमारा डीसी है नहीं, तो अब यहाँ एयरपोर्ट से लेकर यहाँ एक्स किलोमीटर जाना पड़ेगा डीसी तक, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, तो कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स और इमरजेंसी पार्ट्स के लिए हमारा एयर ट्रांसपोर्ट बेस्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम लगता है, स्पीड बहुत स्लो होती है, रिलायबिलिटी लो रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहता है। बल्क कमोडिटीज और कंटेनराइज्ड इंपोर्ट्स के लिए हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। ये सारे ट्रांसपोर्ट के मोड अपने अपने में है, अब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चूज करेंगे और यूज करेंगे। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कॉस्ट लो होता है पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट, स्पीड स्लो रहती है क्योंकि कांस्टेंट फ्लो रहता है, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है। ऑयल नेचुरल गैस जो लिक्विड वगैरह होता है, लिक्विड और गैसेस के लिए ये यूज होता है। अब यहाँ पे पाइपलाइन का एक एडवांटेज है क्या, कि डिफिकल्ट टेरेन्स में और अंडर वाटर वगैरह में हम पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो लो एनर्जी कंजप्शन करता है, एक्सीडेंट फ्री रहता है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्री होता है। अभी जो भी मैंने समझाया इसको शॉर्ट में यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अगर आप गो थ्रू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो है मोड कंपैरिजन यहाँ पे डाल दिया है, डिफरेंस हमारे पास, ठीक है, जितना भी है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर आता है दोस्तों मल्टी मोडल एंड इंटर मोडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो भी हमारा सामान है ना, वो ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाएगा अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड से, है ना। जैसे दोस्तों आप मान के चलो, बट अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, मल्टी मॉडल का मतलब होता है अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो दोस्तों आपने एजेंट, ट्रैवल एजेंट आपने जाना होगा, ट्रैवल एजेंट, है ना, ये आपने बहुत देखा होगा अपने शहर में। ये क्या करता है दोस्तों, अगर मान लो मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वृंदावन अगर मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं इनके पास जाऊंगा, इस ट्रैवल एजेंट के पास, ये मेरे को टिकट करवा देगा, होटल बुक कर देगा मेरा, अगर वहां पे खाना पीने का जो भी है वो बुक कर देगा, रेस्टोरेंट वगैरह सब बुक करके ये मेरे को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ दे देगा। अब होटल बुक करना एक अलग ट्रांसपोर्ट है मान लो, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलग है, फूड अलग है, वो सब जो है एक ही कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये जो ट्रैवल एजेंट है वो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी मोडाल। मल्टी मॉडल क्या कर रहा है, सारा जो है मूवमेंट अलग अलग मोड से जाएगा बट एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट से, तो रोड रेल एयर ऑल अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट। बट इंटर मोडाल में दोस्तों क्या होता है, ये एजेंट वाला काम नहीं होता यहाँ पे दोस्तों सवरल मोड होता है जो कि इंडिपेंडेंट रहता है हमारे पास। जैसे रोड के लिए अलग कैरियर होगा, रेल के लिए अलग कैरियर होगा, रोड के लिए अलग से फिर अगेन अलग सा कैरियर होगा। तो कंपैरिजन टेबल दोस्तों क्या रहता है हमारा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट रहता है मल्टी मॉडल में, यहाँ पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। एक सिंगल प्रोवाइडर रहता है, यहाँ पे शिपर जो है मैनेज करता है बहुत सारे। सिंगल बीओएल रहता है, बीओएल दोस्तों क्या रहता है हमारे पास, बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग दोस्तों क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है हमारे शिपर और हमारे किसके बीच का, शिपर और कैरियर के बीच का, उसमें टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा होता है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहाँ से जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बीओएल होता है क्योंकि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे मल्टीपल बीओएल होते हैं, हर एक कैरियर के लिए अलग अलग बीओएल्स रहते हैं। लाइबिलिटी एक कैरेट जो है रहता है, यहाँ पे हर एक कैरेट के लिए अलग अलग लाइबिलिटी हमारे पास होती है, ठीक है। यहाँ पे बाकी चीजें आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। अब आता है दोस्तों पैकेज कैरियर्स। ये दोस्तों क्या होते हैं हमारे पास, पैकेज कैरियर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं कंपनीज जो कि स्मॉल पैकेजेस को बहुत ही जल्दी डिलीवर कर देता है, तो इसको हम पैकेज कैरियर बोलते हैं। प्रोवाइड शिपिंग सर्विस फॉर स्मॉल पैकेजेस, ये जो है टाइम सेंसिटिव रैपिड और रिलायबल डिलीवरी देते हैं, ठीक है, स्मॉल शिपमेंट वगैरह के लिए, जैसे फेडेक्स यूपीएस DHL, इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अच्छा ये वही चीज है,
पैकेज ट्रैकिंग हमारे पास और रियल टाइम विजिबिलिटी मिलता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल जाता है, इंश्योरेंस ऑप्शन मिलता है, टाइम डिफरेंट डिलीवरी होता है और रिटर्न मैनेजमेंट हो सकता है। कौन? पैकेज कैरियर। अगर पैकेज कैरियर हम यूज करेंगे तो ये सारी हमारे पास यहाँ पे फायदा हो सकता है। ओके, नाउ नेटवर्क सॉरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिजाइन ऑपरेशन दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट वेज हैं कोई भी सामान को सप्लाई चेन में मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में। तो वो सारे जो हमारे जो वेज हैं उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। हमारा सबसे पहला वे जो है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट शिपिंग नेटवर्क। वो क्या होता है दोस्तों? जो भी गुड्स है वो डायरेक्टली मूव करती है ओरिजिन से, मतलब सप्लायर या फैक्ट्री से कस्टमर तक, डेस्टिनेशन तक, है ना। कोई भी बीच में इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होता। सप्लायर वन गुड्स भेजेगा कस्टमर वन तक, सप्लायर टू गुड्स भेजेगा सप्लायर टू तक, कस्टमर बी तक, सप्लायर थ्री गुड्स भेजेगा कस्टमर सी तक। इसका बेसिकली दोस्तों फास्ट होता है, एक्सपेंसिव अगर स्मॉल शिपमेंट है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे लग जाती है स्मॉलर शिपमेंट्स के लिए। तो अच्छा केस के लिए है ये दोस्तों ये। अगर हमारे पास ज्यादा बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर है या बल्क क्वांटिटी में बाय हो रहा है तो उस केस में अच्छा ज्यादा क्वांटिटी है तो हमारे लिए सही है लार्ज ऑर्डर्स के लिए। हाई कॉस्ट रहता है, मैंने बता दिया आपको, शिपमेंट अगर स्मॉल रहता है तो। ठीक है, व्हेन टू यूज, जब हमारा हाई वॉल्यूम लेन्स हो, फुल ट्रकलोड क्वांटिटी में जाता हो तब हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है डायरेक्ट शिपिंग विद मिल्क रन। ये क्या होता है दोस्तों? एक ट्रक होगा जो कि मल्टीपल लोकेशंस में जाएगा। सबसे पहले मान लो यहाँ पे जो एक ट्रक है वो सप्लायर ए से सामान लेगा, सप्लायर बी से सामान लेगा, सप्लायर सी से सामान लेगा और फिर सबको कलेक्ट करके एक जगह कस्टमर तक पहुंचा देगा साथ में, एक ही साथ में। ठीक है, a single truck visits multiple suppliers to pick up partial loads और delivers to multiple customers in one continuous loop। ठीक है, अब इसमें एडवांटेजेस, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है क्योंकि लो वॉल्यूम लोकेशन पे वो जा रहा है, बेटर व्हीकल यूटिलाइजेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है राउटिंग और शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड, मतलब बेसिकली किस रूट से जाएगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है डिसाइड करना, और लीड टाइम मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है हमारे पास दोस्तों ऑर्डर को डिलीवर करने में। ठीक है, देन आता है दोस्तों ऑल शिपमेंट्स वाया सेंट्रल डीसी। इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास जो भी सप्लायर है वो अपना सामान जो है सबसे पहले एक सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचता है, इन्वेंट्री में, वहां ये स्टोर होता है और फिर वहां से दोस्तों जो भी है आगे कस्टमर तक वो जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट और डिले यहाँ पे हमें लगता है, बट इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर दोस्तों हमारे पास बेसिकली डिसएडवांटेज वही है कि हाई फैसिलिटी और इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा लगता है, लॉन्गर लीड टाइम ड्यू टू इंटरमीडिएट स्टॉक, है ना। चौथा आता है दोस्तों शिपिंग वाया डीसी विथ मिल्क रन्स। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, सेकंड और जो थर्ड वाला है उसको मिला दिया। इसमें दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और मल्टीपल डिलीवरी। सप्लायर जो है अपना सामान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ले जाएगा और सारा जो है दोस्तों ट्रक जो है वो यहाँ से लेकर पूरे अलग अलग स्टोर को बांट देगा एक ही साथ में, मल्टीपल कस्टमर को एक साथ करेगा। एफिशिएंट होता है फॉर रिटेल स्टोर, ऑप्टिमल फॉर रिटेल स्टोर, हाई व्हीकल यूटिलाइजेशन होता है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों। बेसिकली इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आज की डेट में ये ज्यादा यूज होता है, रिड्यूसेस द स्टोरेज रिसीविंग कंजेशन। लास्ट आता है हमारा, सॉरी सेकंड लास्ट आता है क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को अराइव एट अ फैसिलिटी स्टोर नहीं करते। मैंने आपको बता दिया था सप्लायर, मैंने क्रॉस डॉकिंग जब हमने पढ़ा था टेलर नेटवर्क में, मैंने आपको बताया था कि सप्लायर ने अपना सामान भेजा एक क्रॉस डॉकिंग में, यहाँ वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड नहीं होगा। जैसे ही सामान आया तो वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा, दे आर इमीडिएटली स्टोर एंड शिफ्ट, है ना। तो यहाँ पे हमारा डिले तो नहीं होता, एलिमिनेट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्योंकि स्टोरेज नहीं हो रहा है, मेन फास्टर होता है। तो रेस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे दोस्तों हमारा बढ़ जाएगा, रेस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स को वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज वही है, प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग चाहिए होती है क्योंकि एक जैसे ही आया उसको आगे भेजना है, तो क्रॉस डॉकिंग में यही होता है। हाई वॉल्यूम नीडेड टू सेटिस्फाई सॉरी जस्टिफाई द फैसिलिटी कॉस्ट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जिसे रियल टाइम में हम मैनेज कर पाए और कोई एरर ना हो। टेलर नेटवर्क ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है कि दोस्तों अलग अलग ट्रांसपोर्ट मेथड्स जो है ना वो अलग अलग सिचुएशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, टेलर नेटवर्क हम क्या करेंगे, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स जो है वो हम अलग अलग सिचुएशन में यूज करेंगे। जैसे अगर हमारा बहुत बड़ा ऑर्डर है तो हम डायरेक्ट शिपिंग करेंगे, अगर हमारे पास स्मॉल ऑर्डर्स हैं तो डायरेक्ट शिप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर विथ मिल्क रन हम यूज करेंगे, वो वाला हमारे पास यहाँ पे स्टेज यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम यूज करेंगे कौन सा हमारे लिए अच्छा है, दिस इज कॉल्ड टेलर्ड नेटवर्क। ठीक है, अब ट्रेड ऑफ इन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है दोस्तों, अगर हमें एफिशिएंट स्ट्रेटेजी है, मतलब हमारा कॉस्ट रिड्यूस हमें करना है तो हम रेल और वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीड टाइम बट ज्यादा होगा, टाइम यहाँ पे ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, ये लगेगा। रेस्पॉन्सिवनेस मतलब टाइम को दोस्तों हमें कम करना है तो हमें कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, और एयर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही बात है कि नीड टू बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड डिलीवरी स्पीड, इसी का ट्रेड ऑफ हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में आता है। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट का एक फॉर्मूला है जो कि आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा ओशन है
30 डेज में हमारा यहाँ पे क्या करेगा, शिपिंग है शंघाई से लेकर लॉस एंजलिस तक, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना है, पाइपलाइन इन्वेंटरी इतना है, इन्वेंटरी कॉस्ट, ठीक है। अब एयर का एक दिन में करेगा $3 हमारे पास यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और पाइपलाइन इन्वेंटरी इतना कॉस्ट है, टोटल आप देखोगे कि इतना कॉस्ट आ रहा है। अब एयर का जो है वो हमारा 4.5x मोर ज्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर आपका टाइम अगर आपका कंसिडर आप कर रहे हो तो आप एयर का इस्तेमाल करोगे, कॉस्ट आपका नहीं, अगर कॉस्ट कंसिडर करोगे तो आप ओशन का इस्तेमाल करोगे, टाइम अगर आपको नहीं चाहिए तो ये ट्रेड ऑफ का ही सवाल है, तो आप इसको देख सकते हैं, सिंपल सा सवाल। अब वही बात है मोड सिलेक्शन की, आप बेसिस ऑन द सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से आप अपना जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा चूज करोगे वो यहाँ पे हमारे पास यूज होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है, वही चीज है। अब आता है दोस्तों राउटिंग एंड शेड्यूलिंग इन ट्रांसपोर्टेशन। राउटिंग और शेड्यूलिंग क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में एक बेस्ट रूट और बेस्ट शेड्यूल डिसाइड करना, इसी को हम राउटिंग और शेड्यूलिंग बोलते हैं। अब इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है, द व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम। हमें इसमें क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमल और शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना पड़ता है, और शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट रूट जो है डिलीवरीज के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। उसमें हम कस्टमर लोकेशन, डिमांड, क्वांटिटी, टाइम, व्हीकल कैपेसिटी, ड्राइवर आवर्स, ट्रैफिक पैटर्न, इन सबको इनपुट में लेते हैं, और हमारा जो है हम डिसाइड करते हैं या फाइंड आउट करते हैं कि हमारा बेस्ट पाथ क्या होने वाला है। अब इसमें राउटिंग एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, राउटिंग एल्गोरिदम जैसे सेविंग्स मैट्रिक मेथड। इसमें दोस्तों हमारे पास क्या होता है, सेविंग्स मैट्रिक, जैसे मान लो ये ट्रक है, ट्रक जो है वो ये बी को क्या करना चाहता है, सामान पहुंचाना चाहता है, बट बी को सामान पहुंचाने के रास्ते में ए को भी सामान पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा, इसको यूटिलाइज करेगा, वो जा ही रहा है तो ए को दे के जाएगा सामान। तो इसमें हमारे पास जो सेविंग्स हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ डिपो वन, दैट इज D1, और डिस्टेंस D2, बी तक का रास्ता, माइनस ए और बी दोनों जो लोकेशन है इन दोनों के बीच का रास्ता, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सेविंग्स कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम एक बेटर पाथ फाइंड आउट कर पाए। उसका जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे लिखा है, आप गो थ्रू कर सकते हो किस तरीके से ये ऑप्टिमल पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है। फिर आता है स्वीप एल्गोरिदम। स्वीप एल्गोरिदम क्या करता है, कस्टमर के लोकेशन को, ऑल द कस्टमर इन सेम एरिया को जो है सेम ट्रक असाइन होगा। क्या करते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे, हम क्या करते हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं उसको हम कोऑर्डिनेट में प्लॉट कर देते हैं। जैसे ये देखो, हमने बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे थे, हमने प्लॉट कर दिया, और हमने एक ही जगह से यहाँ पे स्वाइप किया, पूरा एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल के अंदर जितने भी कस्टमर आ गए, मैं जब भी ट्रक लेके जाऊंगा, मैं इन सारे कस्टमर को डिमांड फुलफिल करके और ऑर्डर डिलीवर करके आऊंगा। दिस इज कॉल्ड हमारा स्वीप एल्गोरिदम, जिसमें हम ज्योग्राफिकल एरिया में, एक सर्कुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी कस्टमर है एक साथ क्लस्टर बना के उनको उनका डिमांड फुलफिल करके आ जाऊंगा। थर्ड हमारा जो एल्गोरिदम है इंटीजर प्रोग्रामिंग, ये एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पे निकालते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है क्योंकि हम मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, और बहुत स्लो होता है, पर अगर लार्ज प्रॉब्लम है, बहुत सारे कस्टमर है, तो उसमें लार्ज प्रॉब्लम के लिए हमारा स्लो हो जाता है ये एल्गोरिदम, ठीक है। ये कुछ शेड्यूलिंग कंसिडरेशन है, आप जो गो थ्रू कर सकते हो, दिस नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट डाल रखा है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन इन प्रैक्टिस, बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में, लेबर अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर, ट्रैफिक कंडीशन, डिमांड वेरिएबिलिटी, ये कुछ हमारे प्रॉब्लम आ सकते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कंस्ट्रेंट आ सकते हैं जो कि आप यहाँ पे करोगे। अब आता है बैकहॉल मैनेजमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। कह सकते हैं कि मान लो दोस्तों ये मेरे पास ट्रक है, ये ट्रक जो है ए पॉइंट में, ए कस्टमर है हमारा, उसको डिलीवरी करने जा रहा है, तो गया डिलीवरी किया उसने, बट डिलीवरी करने के बाद वापस खाली आता रहा है, तो उसका ट्रक खाली है, तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूल का खर्चा, कॉस्ट, टाइम फालतू जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वेस्ट ऑफ फ्यूल एंड वैल्यूबल ड्राइवर टाइम, इंक्रीज द कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंट के लिए बेकार है, और इफेक्टिव कॉस्ट को भी ये डबल कर दे रहा है। सोल्यूशन क्या है दोस्तों, हम रिटर्न लोड्स जो है बेसिकली, जैसे मान लो कि कस्टमर भी है, वो क्या करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है अपना सामान, उसको पसंद नहीं आया, हम मिंत्रा में भी तो रिटर्न करते हैं ना पहन के, वैसे ही वाला काम। तो बी जो है वो रिटर्न करना चाहता है, तो जब ये ट्रक वापस आ रहा होगा तो ये बी का रिटर्न रिसीव करके आ जाएगा। लेन बैलेंसिंग करेंगे, इसका मतलब अदर शिपर्स अगर कोई है जो कि अपना सामान डिलीवर करना चाहता है अपने यहाँ पे ओरिजिन में, तो वहां से भी वो अपना सामान देके ला सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं बैकहॉल मैनेजमेंट। होता क्या है, अ ट्रक डिलीवर्स फुल टू सिटी ए एंड मस्ट रिटर्न टू ओरिजिन एम्प्टी, डेड हेडिंग हो गया, विदाउट अ रिटर्न लोड, दिस डबल द इफेक्टिव कॉस्ट पर माइल, है ना। दिस इज कॉल्ड बैकहॉल मैनेजमेंट। अब आता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अपना पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सप्लाई चेन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है दोस्तों सप्लाई चेन के अंदर, इसमें इसको जो भी रूट को फॉलो कर रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट मोड, रूट कंपेयर करना, कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट, शिपमेंट कितना हो गया है, कहाँ कहाँ हुआ है, उसको ट्रैक करना, ये सारी चीजों के लिए ना एक सॉफ्टवेयर बनाया दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी रूट है, और कॉस्ट वगैरह जो लग रहा है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का, शिपमेंट का जो ट्रैकिंग रखना, ये सारी चीजें जो है दोस्तों
वो इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम में सॉफ्टवेयर में होता है, जिससे हमारा जो पूरा एक विजिबिलिटी रहे, एक विजिबिलिटी इंक्रीज हो पाए, हमें पता लग सके कि हमारा सामान कितना पहुंच रहा है, हम डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है, क्या हम टोटल सप्लाई चेन सरप्लस को इंक्रीज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और तो बेसिकली वहाँ पे लिखा है कि केपीआई रिपोर्टिंग, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्टिंग वगैरह, यहाँ पे परफॉर्मेंस एनालिटिक्स हम कर सकते हैं अपने किसके अंदर, अपने ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, टीएमएस के अंदर, है ना। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पूरा चैप्टर भी ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे खत्म होता है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो यहाँ पे लिख रखा है। टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ हमारा ओनरशिप, मेक वर्सेस वाई का फॉर्मूला, ग्रेविटी मेथड का फॉर्मूला, ग्रेविटी ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रेविटी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख रखा है। डिमांड अलोकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्लांट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, बीआरपी का जो हमारा फॉर्मूला था कि ए से बी जाता था वो, लॉजिस्टिक, जितने भी फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हो। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा पूरा जो ये चैप्टर है या पूरा जो सप्लाई चेन का ये टॉपिक है, कौन सा, सोर्सिंग, सोर्सिंग, नेटवर्क डिसीजन, नेटवर्क डिजाइन सॉरी, एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये तीन चैप्टर को हमने आज की वीडियो में खत्म किया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं इस वीडियो के नीचे जो भी टॉपिक्स हमने कवर कर रखा है वो मैं डाल दूंगा, जिससे किसी को अगर पढ़ना है कि ये टॉपिक्स कवर है कि नहीं, वो देख के पढ़ सकता है। बाकी हमने ऑलरेडी सप्लाई चेन को बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है। अगर कोई और टॉपिक्स भी बच जाता है उसको मैं आगे की वीडियोस में पार्ट्स में ले आऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज से कुछ भी फायदा हो रहा है दोस्तों, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, प्लीज मेक श्योर, मैं ये जो पूरा नोट्स है, देखो यहाँ पे तो गंदगी मैंने मचा दी है कि मैं आपको समझा रहा था, बट जो पहले वाला नोट्स है बिल्कुल एकदम फ्रेश वाला नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको ड्राइव के लिंक में, एक ड्राइव का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हो और पूरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और गो थ्रू कर सकते हो क्विक रिविजन के लिए। ठीक है, तो यस दैट्स इट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, नया सीखने को मिला होगा। हमने सारी चीजों को, कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने की दोस्तों कोशिश करी है। अगर दोस्तों आपको मजा आया आज की वीडियो में, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दैट्स इट, हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।